बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। और स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो पॉइंट्स बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड दिया होगा। आप जिस भी क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं उस टाइम कोड की मदद से आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और लिंक दिया होगा जो कि प्ले लिस्ट है, और उस प्ले लिस्ट में यहाँ तक जितनी भी एक्सरसाइज और चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं वो सारे के सारे वहाँ पे मौजूद हैं। आप जिस भी एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं आप उस प्ले लिस्ट में से उस एक्सरसाइज को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। बाकी जी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं आ रही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो तब भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर्स आर सिमिलर। पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं ताकि फिर हमारे लिए आगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, पेयर कहते हैं जोड़े को, दो चीज़ें। जैसे ये आपको पार्ट 1 में दो फिगर्स नज़र आ रही हैं, ये एक पेयर है, ठीक है। फॉलोइंग कहते हैं ये जो नीचे दिए गए हैं सारे। अच्छा, वो कह रहा है कि ये जो पेयर्स दिए हुए हैं ऑफ फिगर्स, कुछ फिगर्स बनी हुई हैं, फिगर्स के पेयर हैं, आर सिमिलर। आगे क्वेश्चन मार के आपसे ये पूछा जा रहा है जैसा कि ये एक पेयर है, क्या ये पेयर सिमिलर है। इसी तरह नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, क्या ये पेयर सिमिलर है। इसी तरह आगे और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। लेकिन देखें जी, हमें कैसे आइडिया होगा कि कौन सा पेयर सिमिलर है और कौन सा पेयर सिमिलर नहीं है। तो इसके लिए आपके लिए मैंने ये 3 पॉइंट्स रखे हुए हैं। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को समझ लेते हैं तो यकीन करें आपके लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके जितने भी पार्ट्स हैं और आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है दोनों आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इन 3 पॉइंट्स को पहले समझ लें और फिर क्वेश्चन नंबर 1 को आप स्टार्ट करें। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं जी पहले इन 3 पॉइंट्स को, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो जी बेसिक कंसेप्ट में हम ये सीखेंगे कि कौन सी दो फिगर्स हैं, क्या वो आपस में सिमिलर हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको पहले ये दो चीज़ें बता दूं, फिर हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सिमिलर फिगर्स के लिए आपके पास ये दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। नंबर 1 कि उन दोनों फिगर्स की शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। ये पहला आपका पॉइंट है कि शेप सेम होनी चाहिए। और दूसरी जो है ना, उनका साइज़ डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि दो फिगर्स तभी वो डिफरेंट हो जाएंगी कि उनका साइज़ आपस में डिफरेंट होगा। ये दो बातें आपने याद रखनी है। अब हम डिटेल से इन दोनों पॉइंट्स को आगे समझते भी हैं, लेकिन इससे पहले ये भी आप देख लें कि सिंबल ऑफ सिमिलरिटी इज़, लेट्स सपोज हमारे पास एक फिगर ए है और एक फिगर बी है। अगर वो दोनों फिगर सिमिलर हैं तो हम ये ऐसे लिखेंगे कि ए सिमिलर है बी के, ठीक है। ये सिमिलरिटी का सिंबल होगा। चलें जी, अब आते हैं हम मेन 3 पॉइंट्स की तरफ। नंबर 1 हमारा पॉइंट है, मैं आपको एग्जांपल से भी ये एक्सप्लेन करूंगा कि इफ़ 2 आर मोर फिगर्स, ये लाजमी नहीं है दो की बात और या दो से ज़्यादा भी फिगर्स हो सकती हैं, आर सिमिलर। अगर दो या दो से ज़्यादा फिगर्स आपस में सिमिलर हैं देन देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पर एक वर्ड है जी क्रॉसपोंडिंग, इसको भी आपने समझना है। एंगल्स की बात तो आपको समझ आ गई होगी कि दोनों फिगर्स में एंगल सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये दो शेप्स हैं, एक ए बी सी एक ट्राइंगल बनी हुई है, इसी तरह एक डी ई और एफ एक और ट्राइंगल बनी हुई है, ठीक है। अब इनमें एंगल सेम होंगे अगर दोनों के, तो हम कह देंगे कि ये दोनों फिगर्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है जी क्रॉसपोंडिंग। क्रॉसपोंडिंग का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर एंगल देख रहे हैं तो इसी के मद्दे मुकाबल जो एंगल है, ठीक है, वो डी वाला बनता है। ये नहीं है कि जैसे ए देख रहे हैं इधर से आप एफ ले लें, बल्कि क्रॉसपोंडिंग एंगल बिल्कुल इसी जगह पे जो उसके बन रहा है वो एंगल होगा। जैसे इसके आप देखें तो डी बन रहा है, बी के लिहाज से वो ई बन रहा है, सी के लिहाज से वो एफ बन रहा है। और इसमें अगर देखा जाए तो इनके एंगल्स आपस में सेम है, ठीक है। तो ये अगर एंगल सेम है तो यही पॉइंट इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये अगर इनके एंगल्स आपस में सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो ये फिगर्स दोनों आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। सो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हुई जी, सिमिलर है। ये बात आपने याद रखना है, एंगल्स वाला पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा लेट्स सपोज आपका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ़ 2 आर मोर फिगर्स आर सिमिलर देन
रेशो, यहाँ पे वर्ड रेशो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स, ये अक्सर स्टूडेंट ये भी गलती कर देते हैं कि वो सिर्फ क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर इक्वल ये समझ लेते हैं, जबकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रेशो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं सर यहाँ पे तो 10 है, यहाँ पे 5 है, इनकी तो साइड्स डिफरेंट है, जबकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रेशो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स। ठीक है, अब रेशो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स का मतलब क्या होगा जरा आप देखिएगा। ये आपके सामने दो ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, हम देखते हैं कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं या नहीं। इसके लिए क्या हमने क्राइटेरिया देखना है कि इनकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं। अब क्रॉसपोंडिंग साइड से मुराद जैसा ये साइड इसके क्रॉसपोंडिंग ये वाली साइड है। ठीक है, और इसी तरह ये जो साइड है इसके क्रॉसपोंडिंग ये वाली बनती है, इसी तरह ये जो साइड है इसके क्रॉसपोंडिंग ये बनती है। अब अगर हम इनकी रेशोज निकालना है, 3 साइड्स हैं तो 3 रेशो हमारे पास आ जाएंगे। नंबर 1, हम इस साइड का इस साइड के साथ रेशो ले लेते हैं, जैसे आप 10:5 कर लेते हैं। आपको पता है कि रेशो को हम ऐसे डिवाइड में भी लिख लेते हैं, 10/5। अच्छा, यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सेस स्टूडेंट क्वेश्चन भी करते हैं, वो ये होता है कि हम क्या सिर्फ इसको ही इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, या जैसे हमने यहाँ पे किया 10/5, इसको अगर हम 5/10 कर लें तो तब भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखें मैंने क्या किया, मैंने किया जी 10, अब इसके क्रॉसपोंडिंग साइड्स ये वाली है तो मैंने 10/5 किया, रेशियो को डिवाइड भी कर सकते हैं। इसी तरह अब मैंने क्या किया जी कि 6/3, फिर तीसरा मैंने क्या किया जी कि 8/4। मैंने अगर इसको ऊपर रखा है सब में तो इसी साइड को मैंने जो है ना वो सब में फिर ऊपर रखा है। ये नहीं करना कि इधर आप 10/5 कर लें, अगले में आप जो है ना वो 4/8 करें। नो, एक साइड से फिर आपने कंसिडर करना है। अगर ये सारी साइड्स आपने ऊपर रखनी है तो सारी तीनों की तीनों आप ऊपर रख लें। अदरवाइज आप अगर इसको ऊपर रखना चाहते हैं तो ये भी सॉल्व हो सकता है, 5/, आप 10 कर लें। फिर आप इसी तरह बाकियों को भी करेंगे कि 4/8, 3/6। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आप इनको आप डिवाइड करके देखें तो इसका आंसर आएगा आपके पास 2, इसका आंसर भी आपके पास 2 आ रहा है और इसका आंसर भी 2 आ रहा है। आप देख चुके हैं कि जब हमने इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशो ली तो 2 आ रही है, बाकी साइड्स को भी अगर हमने देखा तो उनकी रेशो भी 2 है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऊपर लिखा हुआ था ये बेसिकली इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। सो अब हमने देखा कि इनकी रेशियोज आपस में सेम है, सो हमने ये कह दिया कि ट्राइंगल PQR सिमिलर है। ठीक है, ये मैथमेटिकली सिंबल है सिमिलरिटी का ट्राइंगल XYZ के। ठीक है जी, ये हमारा था दूसरा पॉइंट। 2 पॉइंट हो गए, अब हम बढ़ते हैं आगे तीसरे पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास तीसरा पॉइंट है, इफ रेशियो ऑफ 2 साइड्स ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स, ठीक है, 2 पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल। मतलब यहाँ पर सादा अल्फाज में 2 साइड्स की बात हो रही है और एक एंगल की बात हो रही है। अगर वो आपस में इक्वल हों देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं और उनमें एक एंगल सेम है, ठीक है, और 2 साइड्स की अगर आप रेशियो निकाल के देखें, जैसा कि मैंने देखा इसके क्रॉसपोंडिंग ये साइड बनती है तो मैंने 10/5 कर लिया। इसी तरह दूसरी मैंने ये जो साइड है 12, इसके क्रॉसपोंडिंग ये बनती है तो मैंने 12/6 कर लिया। आप चाहें आप 5/10 भी कर सकते हैं, 6/12 कर सकते हैं, लेकिन याद ये रखना है कि जो साइड आप जैसे ऊपर रख लें तो फिर उसकी सारी साइड्स ही ऊपर रखें। ठीक है, और दूसरी की आप नीचे वैल्यूज रख लें। अब इसमें अगर आप देखें तो इसकी जो रेशियो बनती है वो आ रही है 2, यहाँ पर भी रेशियो जो बन रही है वो भी आ रही है 2। अब इसमें अगर आप देखें तो 2 साइड्स की रेशियो और एक एंगल जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 40 है, यहाँ पर भी 40 है, 2 साइड्स की रेशियो और एक एंगल आपस में इक्वल है। सो अब हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। ठीक है जी, मैं शॉर्टकट दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ आपको बातें कि अगर एंगल सीधे सीधी बात होती है, एंगल्स की रेशियो वगैरह नहीं देखनी होती। एंगल्स अगर आपके इक्वल हों, ठीक है, तो ट्राइंगल तीनों एंगल्स अगर आपके इक्वल हैं, 3 लेट्स सपोज 3 एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, अगर स्क्वायर वगैरह है तो 4 हो जाते हैं। एंगल सेम है तो आपकी शेप सिमिलर होंगी। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशियो अगर सबकी सेम हो तो तब भी जो है ना वो शेप्स या फिगर सिमिलर होती हैं। और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि अगर 2 साइड्स की रेशियो और एक एंगल अगर आपस में सेम हो तो तब भी फिगर्स क्या होती हैं, आपस में सिमिलर होती हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे पार्ट्स हैं, डिटेल से चीज़ें हम देखेंगे, आपको इंशाल्लाह ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो जी अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर्स आर सिमिलर। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग कहते हैं मदरजा झैल, मतलब जो नीचे पार्ट्स दिए गए इनकी बात हो रही है। पेयर्स ऑफ फिगर, पेयर कहते हैं दो को। ये जो आपको फिगर्स नजर आ रही हैं, देखिए ये दो फिगर हैं, पेयर है एक, ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है पेयर ऑफ फिगर्स आर सिमिलर। आगे क्वेश्चन मार्क है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर सिमिलर है। तो अभी हमने बड़ी डिटेल से देखा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेयर सिमिलर है या नहीं। तो बेसिक कंसेप्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले बेसिक कंसेप्ट देखें। उसमें मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं ये चेक करने के लिए कि कौन सा पेयर सिमिलर है और कौन सा नहीं। अगर आपको वो 3 पॉइंट्स आते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। चलें एक दफ़ा मैं दोबारा से यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। देखें जी, ये दो चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अगर शेप सेम हो, ठीक है, शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो, ऐसी फिगर्स को हम कह सकते हैं कि वो आपस में सिमिलर है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी शेप सेम है या नहीं है? इसके लिए मैंने आगे 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक है, वो आप बेसिक कंसेप्ट में जाके लाजमी देखें। बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन के आपको पता है क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में होता है। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर हैं या नहीं। अब मेरे मुताबिक ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि देखने में ये पता चल रहा है कि ये दोनों राइट एंगल हैं। इसमें भी 90 का एंगल है, इसमें भी 90 का एंगल है। अगर आप इस शेप को, इसको अगर आप थोड़ा सा यूं कर लें इस तरह, तो ये वाली बिल्कुल इसकी तरह बन जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको आप ऐसे जो है ना, ऐसे बनी हुई है ना, इसको अगर आप इस तरह कर लें तो ये बिल्कुल ये दोनों आपको सेम नजर आएंगी, यानी कि शेप दोनों की सेम है, ठीक है। मजीद डिटेल के लिए आप शेप को, मजीद हम आगे और भी मेथड्स हैं इसको चेक करने के, वो ये थे। हमने एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि अगर इनके एंगल्स, क्योंकि इस फिगर्स में ना एंगल दिए हुए हैं, तो हम एंगल वाला पॉइंट उठा लेते हैं, जो कि ये था। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल हों, वो फिगर्स आपस में सिमिलर होती हैं। अब हम इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल चेक कर लेते हैं जी इन दोनों के। अच्छा देखिए, इसका यहाँ पर 90 है, इसके क्रॉसपोंडिंग यहाँ पर भी 90 है। मैंने आपको बताया कि इस फिगर को आपने ऐसे करके देखना है, तब जाके इधर जो एंगल बन रहा है ना, वो उसके क्रॉसपोंडिंग ये वाला एक्चुअली, क्योंकि ये फिगर थोड़ा सा उन्होंने इस तरह कर दी है। ये जब ऐसे होगी ना, फिर ये प्रॉपर आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर भी 30 का होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है। आपको पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर टोटल एंगल 180 का होता है। अगर ये 90 का है और ये 60 का है, तो ये हो गया 150, और 150 में कितने और ऐड करेंगे, 180 बन जाते 30। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 30 का है, इसके क्रॉसपोंडिंग ये एंगल भी 30 का है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको इसके साथ मिला रहे होते हैं, जबकि आपको मैंने अगेन बता रहा हूँ कि ये शेप आप इस तरीके से देखेंगे, ऐसे करके, फिर आपको ये प्रॉपर क्लियर होगा। अच्छा, अब इसमें अगर देखें तो ये एंगल रह गया, इसके क्रॉसपोंडिंग बन रहा था ये वाला एंगल। अगर ये 90 का है, ये 30 का है, तो ये हो गया 120। अब 120 में 60 ऐड करें तब जाके 180 बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 60 का है, तो यहाँ पर भी 60 का है। तो इनके एंगल्स और इसके एंगल्स आपस में इक्वल हैं। सो ये बात साबित होगी कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हुई, सिमिलर। क्यों? क्योंकि इनकी शेप जो है वो सेम है। साइज डिफरेंट लग रहा है, ये साइज थोड़ा बड़ा है ये साइज में, और ये साइज में थोड़ी छोटी फिगर लग रही है। लेकिन अगर इसको मजीद हमने डिटेल में जाके देखा तो एंगल्स इनके आपस में सेम है। सो मैं आपके सामने इसकी एक रीज़न लिख देता हूँ कि आपने किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। तो जी ये मैंने लिख दिया जी कि जो पहला पेयर है हमारे पास ये वाला, ये सिमिलर है क्योंकि दोनों की शेप जो है वो सेम है। अब ये किस बेस पे मुझे पता चल गया कि शेप सेम है, क्योंकि देखें मैंने लिखा बिकॉज क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं। ये भी हमने पॉइंट में देखा था, अगर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल हों तो वो शेप सेम होती है, और शेप सेम हो तो वो पेयर आपस में हम कह सकते हैं कि वो सिमिलर है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है। अब ऐसे देखने में तो ये लग रहा है कि ये फिगर सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इनकी जो शेप है वो सेम है, ऐसे लग रहा है सेम शेप है इनकी, और साइज ज़रा डिफरेंट है, ये साइज में बड़ा है और ये साइज में ट्राइंगल छोटी है। लेकिन
ये तो एक थोड़ा सा आइडिया है आपके लिए। मजीद डिटेल में अगर हम इनको देखें तो इनकी साइड्स दी हुई हैं, ठीक है, हम साइड से देख सकते हैं, इसके अलावा एंगल से भी देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे एंगल तो दिए ही नहीं हुए, फिर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है। तो देखें जी, सबसे पहले अगर आप इनकी साइड्स को देखें तो इसकी साइड्स तीनों की तीनों 2 है, मतलब सेम है, और इसकी तीनों देखें तो 3 3 है, मतलब सेम है। अगर आपको पता हो कि अगर तीनों साइड सेम हो, ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि तीनों साइड सेम है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो उसके अंदर जो एंगल बनते हैं वो तीनों के तीनों 60-60 के होते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, याद कर लें कि अगर शेप हमारे पास ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके तीनों एंगल्स क्या होंगे, 60-60 के। ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, इसी तरह ये भी तीनों 60 हैं। इट्स मीन अगर हम एंगल्स के हिसाब से देखना चाहें तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला इसका क्रॉसपोंडिंग ये एंगल बनता है, ये भी इक्वल है दोनों, और ये इसके इक्वल है क्योंकि ये 60-60 के बन रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं आपको लिख के भी बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा जस्ट आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर हम इनके क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशो देख लें, ठीक है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं कि इक्वल हैं या नहीं है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं जी इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशो, और फिर जो दूसरा इसका मेथड है एंगल्स वाला वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 3 है, इसके क्रॉसपोंडिंग बनती है साइड ये 2, तो मैंने 3/2 कर लिया। ये आप देख सकते हैं 3/2, इसको आप डिवाइड करें तो आता है 1.5। इसी तरह फिर आप ये जो क्रॉसपोंडिंग साइड है इसके ये बनती है, ये भी 3/2 आता है, ये भी आप करें तो 1.5 आएगा। नेक्स्ट आप देखें तो इसके क्रॉसपोंडिंग ये साइड बनती है, तो ये भी 3/2 करें तो ये भी आता है 1.5। तो यहाँ से ये पता चला कि तीनों की जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशोज हैं वो सेम है। ठीक है जी, तो मैंने लिख दिया कि रेशोज ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर सेम। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप एंगल्स के जरिए भी चेक कर सकते हैं। तो एंगल का मैंने आपको ये बताया कि ये दोनों फिगर जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि इनकी साइड्स तीनों सेम है, इसकी भी तीनों सेम है। तो इसका देख सकते हैं मैंने ये लिखा कि बोथ फिगर्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि ऑल एंगल्स इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60। वो क्या होते हैं? 60 के होते हैं। जब एंगल इनके सारे के सारे 60-60 के हैं, सो ये हम कह सकते हैं कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है जी, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। सो फाइनल रिजल्ट क्या निकला हमारा कि शेप दोनों की क्या है, सेम है। सो तब हम कह सकते हैं कि ये पेयर हमारे पास सिमिलर पेयर है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट पार्ट 3 है। आपने देखना है कि क्या ये दो पेयर जो दिए हुए हैं क्या ये सिमिलर हैं दोनों या नहीं। ये क्राइटेरिया है हमारे पास। अगर इनकी शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो तो वो सिमिलर होते हैं। देखते ही आइडिया हो रहा है कि इनकी शेप आपस में सेम नहीं है, तो मैंने फ़ौरन कह दिया कि नॉट सिमिलर। लेकिन हम इसको थोड़ा सा लॉजिकली देखते हैं मज़ीद भी कि क्या वाकई ही देखने से तो लग रहा है, अगर लॉजिकली देखें तो क्या इसमें ये क्या चीज़ आ रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी इसकी, क्योंकि साइड्स दी हुई हैं तो हम क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशो निकाल के देखते हैं। आप देखें तो इस साइड ये साइड इसकी क्रॉसपोंडिंग ये बनती है, तो 4/4 हमने किया। ठीक है। अच्छा, मैं दोनों तरीकों से देखूंगा। सबसे पहले हम रेशियोज ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स, तो मैंने किया जी 4/4, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 1। ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये 3 है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग ये साइड बनती है, तो 3/3 कर लें तो ये भी आ जाएगा 1। तो इनके रेशो को अगर आप देखें वो तो सेम है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर जो है ना आपस में सिमिलर है? नो, क्योंकि अगर आप इनके एंगल्स देखें तो यहाँ पर एंगल जो बनता है वो 90 का होता है। बेसिकली ये एक रेक्ट एंगल है और ये पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे एंगल बनता है 90 का और यहाँ पे एंगल बनता है 120 का, 90 से ज़्यादा है। एंगल सेम नहीं है। तो आपने इसमें ये इस पार्ट से ये आइडिया हो रहा है कि आपने जो है ना एक ऑब्जर्वेशन मेथड, मतलब ऑब्जर्व भी करना है, अपनी तरफ से कोशिश करनी है ये समझने की कि क्या ये शेप आपस में सेम है या नहीं है। अब देखने में ये लग रहा है कि ये सेम नहीं थी, हालांकि इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशो तो सेम है। लेकिन जब हमने ये देखा कि इनके जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। क्यों?
क्योंकि एक रेक्टेंगल है और एक पैरेललोग्राम है, एक में 90 का एंगल बन रहा है और एक में 120 का एंगल बन रहा है। सो ये भी आपने इस चीज़ का देखना है, ठीक है, देखने से भी आइडिया हो जाता है। सो फिर हमने फाइनल रिजल्ट क्या निकाला कि ये दोनों शेप्स आपस में सिमिलर नहीं है क्योंकि इनकी शेप सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वैसे टॉप पे ये मैंने लिख दिया था रीज़न, कोशिश क्या करें आप भी टॉप पे जो है ना एक जो है ना मेन पॉइंट बताएं कि ये सिमिलर है या नहीं, फिर आगे नीचे उसकी आप एक्सप्लेनेशन दे दें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी नॉट सिमिलर, ठीक है, नॉट सिमिलर, क्यों, क्योंकि इनकी शेप जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया जी कि नॉट सेम शेप, ठीक है, आप यूँ लिख सकते हैं डिफरेंट शेप, कुछ भी लिख दें। तो ये आपका फाइनल इसका जी रिजल्ट है। अब इसकी सारी की मैंने आपको रीज़न एक्सप्लेनेशन भी दे दिया नीचे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 4 है। अब हमारे पास ये दो फिगर्स हैं, हम देखते हैं ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं। वैसे देखने से ये लग रहा है कि ये दोनों सिमिलर हैं क्योंकि इनकी जो शेप है वो सेम है, ठीक है, आप देख सकते हैं, और साइज़ में भी दोनों डिफरेंट हैं। ये साइज़ में फिगर थोड़ी बड़ी है और ये साइज़ में छोटी है, लेकिन हम डिटेल से ज़रा चेक करते हैं इनके एंगल्स को और रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अच्छा, अगर हम सबसे पहले इनको देखें, एंगल यहाँ पे 120 है और यहाँ पर भी एंगल 120 है, एक एंगल तो इनका दोनों का सेम है। अच्छा, फिर अगर हम इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो चेक करें, ठीक है, इसमें अगर हम 6 है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली बनती है। सो हम 6 डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं जी, ये आप देखें 6 डिवाइड बाय 4 आप करें तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा जी 1.5, ठीक है। इसी तरह फिर आप इसी साइड से इसको डिवाइड करें, क्योंकि ये आपने इसको डिवाइड किया इससे, फिर इसको भी इसके से डिवाइड करना है। तो 4.5 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से तो ये भी आपके पास आएगा 1.5। तो आपने देखा कि जो इनकी रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स की वो सेम है, ठीक है, और एक एंगल भी सेम है जो कि 120, इधर भी 120 का है। सो हमने ये रिजल्ट निकाला कि ये पेयर सिमिलर है क्योंकि इनकी शेप सेम है। अगर इसका हम प्रॉपर रीज़न लिखें तो हमने ये लिखा बिकॉज रेशियोज ऑफ टू साइड्स, टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ये हमने बेसिक कंसेप्ट में भी ये पॉइंट लिखा था, ठीक है जी। तो ये पेयर हमारा क्या हुआ, सिमिलर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये पेयर हमारा सिमिलर पेयर है, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट पार्ट 5 है जी। हम देखते हैं कि क्या ये पेयर आपस में सिमिलर हैं दोनों फिगर्स या नहीं। अच्छा, देखने में भी ये लग रहा है, वैसे बज़ाहिर लगता है कि ये सेम है, लेकिन मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट बता देता हूँ। अगर आप देखें तो ये लाइन और इस लाइन को अगर आप सिर्फ देखें तो ये लाइन बिल्कुल सीधी है और ये थोड़ी सी टेढ़ी है। बज़ाहिर ये लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर नहीं है, लेकिन हम डिटेल वाला जो पॉइंट है कि हम इनकी जो, क्योंकि साइड्स दी हुई हैं, सो हम साइड्स को ही चेक कर लेते हैं, इनकी रेशियो बना के, करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बना के देखते हैं जी। अब हम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं करता हूँ जी 6, अब इसके करस्पॉन्डिंग ये है तो 6 डिवाइड बाय 4। तो देखें जी मैंने किया 6 डिवाइड बाय 4 तो ये आया 1.5। इसी तरह फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग ये है, 3 डिवाइड बाय 2 करें तो ये भी 1.5 है। और फिर नेक्स्ट रह जाती है ये साइड, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली है, 4 डिवाइड बाय आप 3 करें तो ये आता है 1.3। आप देख रहे हैं जो तीनों की रेशियोज है वो तीनों सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो इनकी रेशियोज अगर सेम नहीं है तो ये दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर नहीं है, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई ये लाइन सीधी है और ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, नीचे की तरफ आई हुई है, ठीक है। सो हमने ये लिखा कि नॉट सिमिलर पेयर क्योंकि इनकी शेप सेम नहीं है। रीजन लिख दी कि बिकॉज रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है जी। और हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि ये नॉट सिमिलर है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट 6 है जी। हम देखते हैं कि ये जो दोनों फिगर्स हैं ये सिमिलर हैं या नहीं। वैसे अगर हम सिर्फ देखने से ही देखें तो हमें आइडिया हो रहा है कि ये दोनों की शेप सेम है, साइज़ डिफरेंट है, ये साइज़ में बड़ी है और ये साइज़ में छोटी है, लेकिन दोनों की शेप सेम है। लेकिन हम इनकी जो, क्योंकि साइड्स दी हुई हैं तो हम इनकी रेशियोज़ को चेक कर लेते हैं, जो असल मेथड है हमारा, ताकि हमें प्रॉपर क्लियर हो जाए कि ये वाकई ये फिगर्स सिमिलर हैं या नहीं। तो देखें जी, इसका जो ये साइड है इसके करस्पॉन्डिंग ये बनती है
अगर आप इसको ये चेक करें, मैंने चेक किया 16 डिवाइड बाई 8 किया तो 2 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह फिर मैं 12 डिवाइड बाई 6 कर रहा हूँ। देखें अच्छा, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये साइड तो इधर तो हमें दी नहीं हुई, तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ठीक है। तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी। तो ये एक रेक्टेंगल शेप है, क्योंकि जो है ना स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये ज़रा डिफरेंट है। तो इसमें ये हो रहा है कि ये 6 है तो ये भी 6 है। इसी तरह अगर ये 12 है तो ये भी 12 है। सो अगर ये 12 है तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो आप अगर ये 6 है तो ये 6 ही होगी। सो 12 डिवाइड बाय आप 6 करेंगे तो इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये 6 होगी, ठीक है। तो ये भी 2 आ रहा है, तो इनकी जो रेशियो है वो सेम है, ठीक है। और देखने में भी लग रहा है कि दोनों की शेप सेम है, सो हमने ये लिख दिया कि ये सिमिलर पेयर है, सेम शेप है इसकी। रीज़न बिकॉज रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर भी हम मेंशन कर देते हैं कि ये सिमिलर है। अब नेक्स्ट ही पार्ट 7 है। हम देखते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं। वैसे देखने में ये लग रहा है कि ये सिमिलर है, क्यों? क्योंकि इनकी शेप सेम है और साइज में दोनों डिफरेंट है। ये साइज में ज़रा बड़ी है और ये साइज में छोटी है। लेकिन हमारे पास जो मेथड है इसका कि रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर एंगल, अब चूंकि इसमें एंगल भी दिया हुआ है और दो साइड्स भी दी हुई हैं, सो हम इसमें जो टेक्निक लगाएंगे वो एंगल्स वाली भी लगाएंगे और रेशियो निकालेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स की भी। तो सबसे पहले अगर आप देखें एंगल इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है। अब हम निकालते हैं इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो। तो इसमें आप देखें तो ये 9 है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये बनती है। तो हम 9 डिवाइड बाई 6 रेशियो कैसे निकाला जाता है, ठीक है, डिवाइड करके। सो 9 डिवाइड बाई 6 करें 1.5 आता है। इसी तरह फिर आप 7.5 डिवाइड बाई 5 करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5। तो दोनों की रेशियो सेम है और एंगल भी आप देखें तो वो भी सेम है। सो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकला कि ये पेयर क्या है, सिमिलर है, सेम शेप है। क्योंकि रीजन मैंने लिख दी बिकॉज रेशियोज ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, मतलब दो साइड्स की रेशियो और एक एंगल आपस में इक्वल हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ये पेयर हमारा सिमिलर है, ठीक है जी। और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं कि ये पेयर सिमिलर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड, मालूम करें दी अननोन क्वांटिटीज। अब अननोन क्वांटिटीज कौन सी हैं जिनको हमने फाइंड करना है? ये आपके सामने फिगर्स बनी हुई हैं, क्योंकि उसने कहा है कि अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स। पहले तो ये बात आप समझ लें कि ये जो दो फिगर्स दी हुई हैं ये सिमिलर है। अब सिमिलर का मतलब आप समझ चुके हैं कि दोनों की शेप जो है वो सेम है, साइज डिफरेंट हो सकता है लेकिन शेप सेम है। चलिए इस बात पे हम दोबारा से आएंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि अननोन क्वांटिटीज यहाँ पर कौन सी हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अननोन क्वांटिटीज ये आपको x नज़र आ रहा है, y नज़र आ रहा है। इन सिंपल वर्ड्स में आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए भी बता दूँ, अननोन क्वांटिटीज ज़्यादा से ज़्यादा जो ABC वगैरह के लेटर्स ही होंगे, ठीक है, वो आपके लिए अननोन क्वांटिटीज़ होंगी, मतलब जिनके बारे में आपको नहीं पता। अब हमें नहीं पता कि ये जो साइड है इसकी क्या वैल्यू है, जैसे इसकी 5 है, इसकी हमें नहीं पता, इसकी जैसा कि 3 है, इसकी हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करनी है इन दी सिमिलर फिगर्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमें ये बता दिया गया है कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं, अब सिमिलर से मुराद यहाँ पर दो बातें हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जो भी दो फिगर्स आपस में अगर सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो आपस में इक्वल है, ठीक है। अब एंगल तो आपको समझ आ चुकी है। करस्पॉन्डिंग मतलब ये है कि इसके बिल्कुल सामने जो इसके मध्य मुकाबल जो एंगल है वो वाला, अब इसका जो करस्पॉन्डिंग बनता है वो ये वाला बनता है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल बनता है। तो ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इनकी मदद से हम जो है ना ये जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं ये फाइंड कर पाएंगे। और दूसरी बात आपने ये सपोज करनी है कि रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है। जैसा कि हमने वो पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसमें हमने देखा कि रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अब ये जो साइड है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ये वाली बनती है, तो इसकी रेशियो कैसे निकालेंगे? 8 डिवाइड बाय आप 4 करेंगे, जो भी आंसर आएगा लाइक 2 आंसर आता है वो आपकी रेशियो होगी। तो इसी तरह बाकी साइड्स की भी अगर आप रेशियो बनाएं तो तीनों आपस में आप इक्वल कर सकते हैं, ठीक है।
और आपका जो भी आंसर होगा इनका, ठीक है, वो सेंटीमीटर्स में होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि हमें क्वेश्चंस के अंदर गिवन है कि ये फिगर सिमिलर है। जब ये फिगर सिमिलर है तो हम इनकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशियो है उनको आपस में इक्वल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये जो y है, y को मैं y डिवाइड बाई से जो इस साइड के जो क्रॉसपोंडिंग साइड बनती है वो ये है, तो y डिवाइड बाई 3 कर सकता हूँ क्योंकि रेशियो को आप डिवाइड में लिख सकते हैं। इसको इक्वल भी कर सकता हूँ क्योंकि तीनों साइड्स की जो रेशियोज हैं वो आपस में इक्वल होती हैं अगर फिगर सिमिलर हों। इसी तरह मैं 8 डिवाइड बाय 4 कर लेता हूँ जी, 8 डिवाइड बाय 4, और इसको इक्वल कर लेते हैं जी हम नेक्स्ट x डिवाइड बाय 5। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, देखिए मैंने जो है ना ये इस फिगर की सारी साइड को ऊपर रखा है और इसकी जो नीचे रख ली है। अगर आप चाहें तो आप फिर एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप इसको ऊपर रखें तो फिर इसकी बाकी साइड्स भी ऊपर रखें, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इनको ऊपर कर लें, इसको नीचे कर लें, तो ये आपकी चॉइस होगी। अच्छा, अब हमारा टारगेट ये है कि दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, ये एक्स और वाई, ये फाइंड करनी है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई से दो को हम सेपरेट कर लेते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ जी, y डिवाइड बाई 3, ठीक है, क्योंकि तीनों इक्वल हैं, मैं इसको इसके साथ जो है ना इक्वल करता हूँ 8/4, ठीक है। तो यहाँ से मेरे y की वैल्यू इजीली फाइंड हो सकती है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, y ये जो 3 इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो 8 3 ज़ा 24 और डिवाइड बाय 4, 24 को अगर आप 4 से डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 6, ठीक है। और इसके साथ आप सेंटीमीटर लिख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि आपकी जितनी भी मेजरमेंट्स हैं वो सारी की सारी सेंटीमीटर में है। तो ये आपका y फाइंड हो गया। एक अननोन क्वांटिटी थी जो अब हमें पता चल चुकी है कि जो कि 6 है। इसी तरह यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम y का इसके साथ कर लेते हैं, ये होगा x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, इसको भी मैं कर लेता हूँ जी 8/4 के साथ। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 8 × 5 डिवाइड बाय 4, ठीक है। आप चाहें तो आप 4 1 4 4 2 8 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 40 आ गया, डिवाइड बाय 4 करके। अब अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 10, इसके साथ आप यूनिट लिख लें सेंटीमीटर। मैं अगेन ज़रा बता देता हूँ, अक्सर स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये सेंटीमीटर कहाँ से आ गया। तो आप स्टूडेंट यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स, जितनी भी मेजरमेंट्स हैं ये सारी की सारी सेंटीमीटर्स में। सो इसकी वजह से मैं जो है यहाँ पर इसके साथ सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। और यहाँ पर भी मैं मेंशन कर देता हूँ जी कि ये मैंने कैसे आपस में जो इक्वल किया है। सो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि एज गिवन, ये लिख दिया जी कि एज गिवन फिगर्स आर सिमिलर, जैसा कि गिवन है कि ये सिमिलर फिगर्स हैं। सो द रेशियो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर इक्वल, जब भी फिगर सिमिलर होती हैं तो उनकी जो रेशियो होती है क्रॉसपोंडिंग साइड्स की वो आपस में इक्वल होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सबको इक्वल किया और इसी की मदद से आगे हमने अननोन जो क्वांटिटीज़ हैं वो हमने ये फाइंड भी कर ली हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट 2 है जी। क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें जी, जैसा कि ये गिवन है कि एज गिवन फिगर्स आर सिमिलर, फिगर जो है वो सिमिलर है, यानी कि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं। और जब फिगर सिमिलर होती हैं तो आप ये याद रखें कि उनके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब क्रॉसपोंडिंग एंगल मीन यहाँ पर जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब बेसिकली चूंकि हमने इस क्वेश्चन के अंदर अननोन क्वांटिटीज फाइंड करनी है और अननोन क्वांटिटीज सिर्फ और सिर्फ एक है जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ए। मैंने आपको थोड़ा सा एक टिप बताई है कि अननोन क्वांटिटीज ABC के लेटर्स ही होंगे, ठीक है। तो ये ए जो है अननोन है, बेसिकली ये वाला एंगल। तो जैसा कि हमें गिवन है कि फिगर सिमिलर है, सो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है। इट्स मीन ये जो ए है, ए जो है इक्वल होगा 30 के, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल और इसी की मदद से हम कह देंगे कि ए इक्वल होगा 30 डिग्री के, ठीक है। बाकी एंगल्स तो गिवन नहीं है, सिर्फ हमने एक ही फाइंड करना है। सो यही हमारा फाइनल जो है वो आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट 3 है जी, और इसमें जैसा कि आपको गिवन है कि एज गिवन फिगर्स आर सिमिलर, ये दोनों फिगर सिमिलर हैं। सिमिलर मतलब अगेन बता रहा हूँ कि इनकी शेप सेम है, ठीक है, साइज डिफरेंट हो सकता है
लेकिन शेप इनकी सेम है। और इसमें जो है ना जब फिगर सिमिलर होती हैं तो इनकी जो रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो आपस में इक्वल आप कर सकते हैं। तभी जाके हम, क्योंकि हमने एक अननोन क्वांटिटीज इसके अंदर ये वाली है एक्स एक ही है, ये फाइंड करनी है। तो ये तभी हम फाइंड कर पाएंगे जब हम इनकी रेशियोज बनाएंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स की। अब रेशियोज कैसे बनाते हैं जी? अच्छा, मैं अमूमन ये करता हूँ कि ये जो बड़ी फिगर होती है इसकी वैल्यूज को ऊपर कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं करता हूँ जी एक्स डिवाइड बाय, ठीक है, इसकी करस्पॉन्डिंग ये साइड बनती है और इसको मैं कर लेता हूँ एक्स डिवाइड बाय 5। इसको आप रेशो भी कह सकते हैं, एक्स रेशो आप 5 करें, रेशो को फिर आप इस तरह डिवाइड में भी कर सकते हैं। ये रेशो इक्वल होगी क्योंकि जो भी आप इस साइड्स की तो हमने बना ली, ये इक्वल होगी नेक्स्ट जो और साइड्स गिवन है। अब हमने इसको वैल्यू को ऊपर रखा था तो इधर भी इसको भी ऊपर रखना है 3 और इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो ये हो जाएगा जी 3 डिवाइड बाय 2। अब आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से हम ये x की वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। सो x इधर ही रहेगा, ये जो 5 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 2। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो 3 5 ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 2 करें, सिंपल ये आपके पास 7.5 और इसके साथ आपने लगा देना जी सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपकी जितनी भी मेजरमेंट्स हैं वो सारी की सारी सेंटीमीटर्स में, सो इसलिए हम सेंटीमीटर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो नेक्स्ट आगे पार्ट 4 है जी। और जैसा कि अगेन गिवन है कि एज गिवन फिगर्स आर सिमिलर, ये दोनों फिगर सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलर से मुराद इनकी शेप सेम है, साइज डिफरेंट हो सकता है लेकिन शेप सेम है। और जब फिगर सिमिलर होती हैं तो इनकी जो रेशियोज होती है करस्पॉन्डिंग साइड्स की वो इक्वल होती है। अब हम पहले रेशियो बना लेते हैं, इक्वल भी कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखें तो मैं लेट्स सपोज ये जो साइड है इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड बनती है, तो ये मैं इनकी रेशियो बनाऊँ तो इसको मैं रेशियो कैसे लिख सकता हूँ, x डिवाइड बाय 4, ये इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम इस साइड की क्या लेते हैं कि 3 डिवाइड बाय 6। अच्छा, एक और पॉइंट भी यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप चाहें देखें मैंने यहाँ पर इस फिगर के जो वैल्यूज़ हैं वो पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी है। आप बेशक जो है ना जैसे मैंने लिखा x बाय 4, आप चाहें तो आप 4 बाय x भी कर सकते हैं, लेकिन फिर सारी वैल्यूज़ को आपने इधर ऊपर रख लेना। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी, आपकी चॉइस है, कोई एक तरफ से आपने करना है। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, अब 3 डिवाइड बाय 6 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम साइड रख लेते हैं जी कि ये वाली 4 और इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो ये हो जाएगा जी 4 डिवाइड बाय z, ये इक्वल होगा क्योंकि एक और साइड भी गिवन है, तो 1.8 डिवाइड बाय y। ठीक है, तो 1.8 डिवाइड बाय y ये हमने कर लिया जी। ठीक है, जैसा कि रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो ये सारी आप हमने इक्वल कर ली हैं। अब चूंकि हमने फाइंड करना है जी x, y भी हमारे पास अननोन है, z भी हमारे पास अननोन है, सो 1 बाय 1 हम पहले ये जो x है ना x डिवाइड बाय 4 इसको इक्वल कर लेते हैं कोई ऐसे के जिसमें दोनों वैल्यूज़ पता हो हमें। ठीक है, सो ये 3 बाय 6 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये जो 4 इधर डिवाइड हो रहा है 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो ये 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 6, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 3 4 ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 6 और ये हमारे पास आ जाएगा 2 और इसके साथ आप लिख लेंगे सेंटीमीटर। तो ये आपका x फाइंड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट हमारा टारगेट y है जी। आप चाहें तो z भी फाइंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम पहले जो है ना z ही फाइंड चलें कर लेते हैं। तो ये z है, ठीक है, इसको अब आप इसके इक्वल कर लें। तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि 3 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 6। अच्छा, यहाँ पर आपकी मर्जी है, बेशक आप इसको इधर लिख लें इसको इधर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे परेशान नहीं होना। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि जो हमारी क्वांटिटी जो हमने फाइंड करनी है वो यहाँ पर नीचे है। ठीक है, तो फिर इसका सोल्यूशन ये है कि इसको आप यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें ताकि ये इधर शिफ्ट हो जाए। तो ये z 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3z और ये 4 जो है 6 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6 मल्टीप्लाई 4 हो गया। अब हमने चूंकि z फाइंड करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3। ठीक है, इधर रह जाएगा z। अब आप मल्टीप्लाई कर लें 6 4 24 डिवाइड बाय 3 करें तो ये आपके पास आ जाएगा 8 और यूनिट लिख लें सेंटीमीटर। तो ये z भी फाइंड हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा है वो y है। y को अब आप इसके इक्वल कर लें, तो ये 3 डिवाइड बाय जी 6 इज इक्वल टू 1.8 डिवाइड बाय y।
अब आप यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें ताकि y हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। तो ये हो जाएगा जी 3y इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई, ये जो 6 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, हमें y की वैल्यू चाहिए, सो ये 3 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1.8 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 3। अब आप 1.8 को 6 से मल्टीप्लाई करें और 3 से बेशक डायरेक्ट डिवाइड कर लें। ठीक हो गया जी, मैं डायरेक्ट सारा सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 3.6। वैसे आप चाहें तो आप इन दोनों को जैसे यहाँ पर हम कर रहे थे पहले मल्टीप्लाई करें बाद में डिवाइड करें, वो भी ठीक है। सो ये आपका जो है ना तीनों का आंसर आ चुका है, x का भी, ये y का और ये z का। आगे पीछे लिखे हुए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों से आपने परेशान नहीं होना। अब नेक्स्ट ही पार्ट 5 है और इसमें जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं वो एक तो a है, इसमें मज़ीद कोई नहीं है, और इसमें b एक अननोन क्वांटिटीज़ है। जैसा कि हमें गिवन है कि एज गिवन फिगर्स आर सिमिलर, ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, मतलब शेप इनकी सेम है, साइज़ डिफरेंट हो सकता है लेकिन शेप सेम है। और जब फिगर सिमिलर होती हैं तो इनकी जो रेशियोज़ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल होती है। अब हम रेशियोज़ बना लेते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स की। यहाँ पर इस साइड को अगर आप देखें तो इसका हम बनाते हैं जी a, ठीक है। रेशो आप रेशो 8 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अगले स्टेप में कर रहा हूँ 8 डिवाइड बाई 8 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रेशो की फॉर्म में आ गया। अच्छा, ये इक्वल होगी रेशो नेक्स्ट आगे नेक्स्ट साइड्स की, जैसा कि हम करते हैं यहाँ पर के 3.2 डिवाइड बाई 6.4, 3.2 डिवाइड बाय 6.4, और नेक्स्ट साइड की रेशियो 2.1 डिवाइड बाय 2.1 डिवाइड बाय बी। तो ये हमने रेशियोज बना लिया जी करस्पॉन्डिंग साइड्स की। अब हमारा टारगेट ए और बी है, तो पहले ए को हम इसके इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 3.2 डिवाइड बाय 6.4, ठीक है। और 8 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड बाय 6.4। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 25.6 और डिवाइड बाय 6.4 आएगा। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 4, और साथ आप यूनिट लिख लेंगे सेंटीमीटर। ये गिवन है कि आपने सेंटीमीटर्स में लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट बी है जी। अब ये जो वैल्यू है इसको हम इसके इक्वल कर लेते हैं, तो ये 3.2 डिवाइड बाय 6.4 इज इक्वल टू 2.1 डिवाइड बाय बी। अब बी हमने फाइंड करना है, ये नीचे है, इसको हम इधर लेकर आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा जी 3.2 बी इज इक्वल टू, ठीक है। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई 6.4, और b की वैल्यू चाहिए, b को इधर रहने दें, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2.1 मल्टीप्लाई 6.4 डिवाइड बाय 3.2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 13.44 डिवाइड बाय 3.2 करेंगे, दोनों को डिवाइड करें तो ये 4.2 आ जाएगा, और यूनिट लिख लेंगे सेंटीमीटर। तो ये आपका बी भी जो है वो फाइंड हो चुका है। दोनों जो अननोन क्वांटिटीज थी जी ए और ये बी, ये फाइंड हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट ही पार्ट 6 है इसका, और ये भी गिवन है कि एज गिवन फिगर्स आर सिमिलर, दोनों फिगर सिमिलर हैं, ठीक है। और अगर फिगर सिमिलर हैं तो इनकी रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स वो भी इक्वल होगी। हम रेशियोज बना लेते हैं जी। यहाँ पर हम इस साइड के करस्पॉन्डिंग ये साइड है, तो a डिवाइड बाय 8 कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट फिर दूसरी साइड जो है ना वो 5 और इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो ये 5 डिवाइड बाय 10, ये नेक्स्ट रेशियो बन गई, ये भी इक्वल होगी। नेक्स्ट थर्ड साइड है हमारी 3 डिवाइड बाय बी के। अब हमने जो है ना वैल्यूज फाइंड करनी है ए और बी की, ये दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि a डिवाइड बाई 8 इज इक्वल कर लेते हैं इसके 5 डिवाइड बाई 10 के, ठीक है। और फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 8 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 10। 8 5 ज़ार 40 डिवाइड बाई आप 10 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 सेंटीमीटर। तो ये a की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है। अब नेक्स्ट b की वैल्यू के लिए आपने क्या करना है जी, इसको इसके इक्वल कर लेना है। तो यहाँ पर ही हम कर लेते हैं ये 5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई b। क्रॉस मल्टीप्लाई करें ताकि b इधर शिफ्ट हो जाए, तो ये हो जाएगा 5b, और 10 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 10। और हमें b की वैल्यू चाहिए, b इधर रहेगा, 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया। अब क्या करें जिसको आप मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया 30 डिवाइड बाई 5,
तो ये आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये बी की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन है जी, ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट ही पार्ट नंबर 7 है और इसमें भी गिवन है कि फिगर्स जो है ना वो सिमिलर है। देखें एक फिगर ये वाली है एल एम और ये एन, और एक फिगर जो है आपकी ये वाली है एन ओ पी आप कह सकते हैं। और ये फिगर दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, मतलब इनकी शेप सेम है, आप देख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये लिख लिया जी कि एज गिवन फिगर्स आर सिमिलर सो रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक अननोन क्वांटिटी जो हमने फाइंड करनी है ना, ठीक है, तीन साइड्स हैं 1 2 और ये 3, इसी तरह इसकी 1 2 और ये 3, इसमें सिर्फ एक ए है जो अननोन है, तो ये हमने फाइंड करना है जी। तो ए को हम पहले बनाते हैं, इसी साइड की रेशियो बना लेते हैं। ए इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड है, ए डिवाइड बाय हो जाएगा 8, ठीक है, और ये इक्वल होगा। अब नेक्स्ट जो साइड हमें गिवन है ये 18 डिवाइड बाय 12, ये 18 डिवाइड बाय 12। अब यही है, अब हम इजीली ए फाइंड कर सकते हैं। 8 जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 18 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 12। अब 18 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 144 आ रहा है, और डिवाइड बाय आप 12 कर लें, दोनों को अगर आप डिवाइड करें तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। आप सेंटीमीटर साल लिख लें, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू भी आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी, दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है डी ई एफ। ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो ट्राइंगल दो अगर सिमिलर हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं और उनकी रेशियोज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स वो भी इक्वल है। और मज़े की बात है कि आपको क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की ये रेशियोज दी हुई है, 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों की रेशियोज बना के उन्होंने कहा है कि वो इक्वल है 2 के। अच्छा, यहां तक तो बात समझ आ गई। इफ ए बी, यहां पर आपको ए बी सी और सी ए, मतलब ये जो ट्राइंगल है ना ए बी सी, इसकी तीनों साइड्स आपको दे दी गई हैं और ये कहा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ये जो दूसरी ट्राइंगल है इसकी बेसिकली ये साइड्स हैं तीनों, ये आपने फाइंड करनी है। तो देखें जी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, अगर आपको ये दिया हुआ है कि रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स तो दी हुई हैं सारी, तो यहाँ से हम बड़ा आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसको इक्वल कर लेते हैं इसके 2 के, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं 2 के। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं ए बी डिवाइड बाय डी ई को इक्वल कर रहा हूँ जी 2 के, ठीक हो गया। तो इसमें हम बड़ी आसानी से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। देखें ए बी तो हमें पता है ऑलरेडी, ये देखें हमें गिवन है 6, तो यहाँ पर हम यही लिख सकते हैं कि एज गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एज गिवन ए बी इज इक्वल टू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर मैं ए बी की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज ये देखें मैंने पुट कर ली, और डिवाइड बाय डी ई इज इक्वल टू 2। अब बेसिकली टारगेट हमारा डी ई है। अब हमें कैसे पता चला कि हमारा टारगेट डी ई है? देखिए ये कहा गया था फाइंड दी लेंथ्स ऑफ साइड्स डी ई एफ। तो इस ट्राइंगल की ये तीनों साइड्स बनती हैं, ठीक है। मैं आपके सामने ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। अब ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी ताकि ये दोनों नंबर्स आपस में सॉल्व हो सकें। सो इसमें ये होगा कि 6 डिवाइड बाय आप करें जी 2 इज इक्वल टू आ जाएगा डी ई के, ठीक है। नहीं तो आप आसानी से एक और भी तरीका, इसको आप बेशक डिवाइड बाय कुछ भी नंबर ना हो नीचे आप 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तब भी ठीक है। नहीं तो बेहतर ये है कि इसको इधर लाएं उसको इधर लें, जगह चेंज कर लें इनकी। अब इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3 और साथ आप लिख लें सेंटीमीटर। तो ये डी ई की वैल्यू फाइंड होगी है। इसको आप चाहें तो आप यूं भी लिख लें, ठीक है। डी ई को आप इस तरफ लिख लें और इस 3 को आप इधर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी ठीक है ऐसे भी ठीक है, जो आपको ईजी लगे और बेहतर लगे, ठीक है जी। अच्छा, अब एक साइड तो हमें हमारी फाइंड होगी है, अब दूसरी साइड है जी ई एफ। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब इस साइड को इसके इक्वल कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं ये करता हूँ जी कि बी सी अवर ई एफ को इक्वल कर लेता हूँ जी 2 के, और इसमें हमें गिवन है, मैं लिख लेता हूँ एज गिवन बी सी की वैल्यू हमें गिवन है जो कि आप देख सकते हैं 8 है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि एज गिवन बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया जी। अब ये 8 आप बी सी की जगह पुट कर लें तो ये 8 डिवाइड बाय ई एफ हो गया इज इक्वल टू आ गया 2 के। अब हम इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 8 डिवाइड बाय 2 हो गया और इज इक्वल टू हमारे पास ई एफ हो गया। अब आप इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 और साथ यूनिट लिख लें सेंटीमीटर। तो ये ई एफ जो है ना आपका फाइंड हो गया।
मज़ीद आप चाहें तो आप EF को इस तरफ लिख लें और ये 4 सेंटीमीटर। वैसे कोशिश हमारी ये होती है जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे होते हैं उसको हम इस साइड लेफ्ट साइड पर लिख लेते हैं, ठीक है, और जो आंसर होता है उसका हम राइट साइड पर लिख लेते हैं। लेकिन ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, इससे कोई मसले वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा FD है जी, ठीक है। सो इसको हम इसके इक्वल करते हैं। सो CA इक्वल हो गया डिवाइड बाय FD इज इक्वल टू 2K, और इसमें एज गिवन, ठीक है, मैं आपके सामने लिखता हूँ एज गिवन। इसमें CA की वैल्यू हमें पता है जो कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 4 है। सो CA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लें जी, 4 डिवाइड बाय FD इज इक्वल टू 2। अब आप इन दोनों को चेंज करें, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा और FD जो है ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और इसमें आप दोनों को डिवाइड करें तो ये आ गया 2। 7 यूनिट लिख लें सेंटीमीटर, और जैसे आपने बाकी सारे लिखे हैं इसको FD को हम इधर लिख लेते हैं और 2 को हम इस तरफ लिख लेते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी ट्राइंगल DEF थी उसकी तीनों की तीनों साइड्स हमने फाइंड कर ली हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी, वाइल गोइंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल, मतलब बैक टू होम आप स्कूल से वापस घर जाते हुए, वाजिद, एक लड़का है जी वाजिद, नोटेड दैट हिज शैडो, जो उसका सिंपल साया है यानी कि शैडो है, वाज 2/3, ठीक है, ऑफ हिज हाइट। 2/3 का मतलब ये है, 2/3 का मतलब आप ये समझ लें कि लेट्स सपोज कि अगर हाइट सपोज करें 3 है, उसका शेडो जो है वो 2 है, ठीक है, ये इसका मतलब है 2/3 का। तो यहाँ पर आप फिगर में देख भी सकते हैं, ये सपोज कर लें वाजिद है और इसकी हाइट हम कह लेते हैं जी कि 3 फुट है, तो इसका जो शेडो है वो 2 फुट है, ठीक है। तो ये हो गया 2/3 का मतलब। अच्छा ठीक है, ये बात समझ आ गया। अब आगे कहते हैं फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल नियर बाय, उसके साथ एक पोल है जी सामने, ठीक है, उस पोल की हाइट फाइंड करें हैविंग शेडो, और उसका शेडो आपको बता दिया गया जो कि 12 है। अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं कि आप इनको देखें तो ये फिगर सिमिलर है, ठीक है, बिल्कुल ये सीधा एक पोल लगा हुआ है, इसी तरह ये वाजिद खड़ा है, इसका ये शेडो है और इसका ये शेडो है, तो ये फिगर जो है ना सिमिलर है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि देखें मैं आपके सामने लिखा है कि एज फिगर्स आर सिमिलर, क्योंकि ये फिगर्स आपस में सिमिलर हैं। जब फिगर सिमिलर हैं तो रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो रेशियोज भी इनकी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगी। अच्छा हमारा टारगेट क्या है जी इस क्वेश्चन के अंदर, टारगेट हमारा जी हाइट ऑफ पोल, ये जो पोल है ना इसकी हाइट फाइंड करना। बड़ी आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं अगर हम ये जो रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स को आपस में इक्वल कर लें। देखें ये जो साइड है जिसमें पोल लिखा हुआ है इसको मैं कर सकता हूँ इक्वल इसके, ठीक है, इक्वल मीन यहाँ पर रेशियोज बना के, जैसे मैं कहता हूँ जी कि इस पोल को ना मैं लिख लेता हूँ हाइट ऑफ पोल, ज़रा आपके लिए समझना आसान हो जाएगा क्योंकि हमने फाइंड भी हाइट करनी है। सो इसको हम लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ पोल डिवाइड बाय, रेशियो बना रहे हैं जी, इसके क्रॉसपोर्डिंग ये साइड ये है और ये आ जाएगा डिवाइड बाय 3। सो इसी तरह इक्वल टू, अब नेक्स्ट जो साइड है वो 12 है, इसके क्रॉसपोर्डिंग ये है, तो 12 डिवाइड बाय 2। तो ये हमने देखा कि हमने दोनों की रेशियोज को इक्वल कर लिया। अब क्यों किया, क्योंकि फिगर आपस में सिमिलर है। अब हम क्या करेंगे, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये 12 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाय आ जाएगा 2। आप 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 डिवाइड बाय 2 कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 18, ठीक है। और यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि ये जो आप हाइट ऑफ पोल, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो हाइट ऑफ पोल है वो फाइंड हो चुकी है। तो हाइट ऑफ पोल, अब इसके साथ कोई ना कोई यूनिट, अब अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें तो ये जो 12 लिखा हुआ है इसके साथ आपको ये छोटा सा m लिखा नजर आ रहा है, मीटर, ये नहीं कि इसका मतलब है कि ये मीटर्स में सारी वैल्यूज हैं। सो यहाँ पर हम इसके साथ क्या लिख लेंगे, मीटर। आप क्वेश्चन के अंदर देखा करें जो वैल्यूज आपको गिवन हो आप वही जो है ना यूनिट जो गिवन हो आप वही यूनिट यूज कर सकते हैं। बहरहाल अच्छा आपकी बुक में उन्होंने यहाँ पर DE का लेटर यूज किया हुआ है, DE इज इक्वल टू 18, उन्होंने इसको नाम दे दिए हैं, ठीक है। ये जो साइड है इसको कहा हुआ है DE, ऐसे DE और ये F हो गया, इसी तरह फिर ये A B और C हो जाएगा। बगैर नाम के भी बेहतर है कि आप बजाय उस चक्कर में पढ़ें, आप सिंपल इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर रोप ऑफ द हैंगिंग ब्रिज, ठीक है। ये आपके सामने एक ब्रिज है, इसी तरह ये भी एक है और इस ब्रिज से ये एक रोप आ रही है, ठीक है, एक ये वाली है और एक ये वाली है।
ये छोटी है और ये बड़ी है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपको ब्रिज नजर आ रहा है ये एक बड़ा है, इसी वजह से ये रोप भी बड़ी है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्ज रोप। ये जो रोप है इसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है वेयर एक्स इज इक्वल टू वाई। अच्छा, यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये कहा गया है कि एक्स इक्वल है वाई के, ये आप देख रहे हैं ये एक्स है इक्वल है वाई के, मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हैं। इसी तरह यहाँ पर 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, ये भी इक्वल है, और ये भी जारी सी बात है जो भी एंगल होगा ये भी इक्वल होंगे। तो इससे ये साबित हो गया कि ये जो दो फिगर्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। जब फिगर सिमिलर हैं तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके आगे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट इसकी लेंथ फाइंड करना है। देखिए लेंथ ऑफ लार्जर रोप, तो मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ कि जी ये जो रोप है इसको हम एल कह देते हैं। मैं आपके सामने ये बता भी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये लिख दिया है कि लेट द लेंथ ऑफ लार्जर रोप, जिसको हमने एल का नाम दे दिया है, ठीक है। एज फिगर आर सिमिलर, क्योंकि फिगर सिमिलर है, क्योंकि ये गिवन है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये तो 90 का एंगल बन रहा है, ये भी इक्वल है, सो जाहिर सी बात है ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह फिगर सिमिलर है, अगर फिगर सिमिलर है तो इनकी रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो वो इक्वल होंगी। अब तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, देखें जी। अब रेशियोज हम कैसे बनाएंगे, ये साइड है इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो इनकी रेशियोज एल डिवाइड बाय मैं 10 कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देखें एल डिवाइड बाय मैंने 10 कर लिया इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट साइड जो है वो इसको मैं कर लेता हूँ, ये 6 इसके करस्पॉन्डिंग ये है, सो इसकी रेशियो बनेगी जी 6 डिवाइड बाय 4 और ये इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड है, सो 12 डिवाइड बाय 8, सो ये 12 डिवाइड बाय 8। इनको अब हम सॉल्व करके इजीली एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें जी तो एल डिवाइड बाय 10, इसको आप चाहें तो इसके इक्वल भी कर सकते हैं, इसके इक्वल भी कर सकते हैं। अब ये वैल्यू ज़रा छोटी हैं तो मैं यहाँ पर इसी के इक्वल कर लेता हूँ 6 डिवाइड बाय 4। अब हम यहाँ पर एल की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये 6 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 4 और ये आ जाएगा जी 60 डिवाइड बाय 4। इसको अगर आप मजीद डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ है। अब यूनिट कौन सा लगाना है जी, अब क्वेश्चन के अंदर ज़रा दोबारा से देख लेते हैं। आप देखें तो हर वैल्यूज़ के साथ जो है ना मीटर लिखा हुआ है, सो आप इसके साथ भी जो है वो एम लिख लें। सो ये आपकी जो लार्जर रोप है जी उसकी लेंथ बन रही है 15। ये आप देख सकते हैं ये वाली जो लेंथ थी रोप थी इसकी लेंथ 10 है और इसकी जो है ना वो 15 है। तब आप क्लियर भी हो गया कि ये लार्जर रोप है। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इन द फिगर, ये आपके सामने एक फिगर बनी हुई है, ओ ए इज द ऑब्जेक्ट। ये जो ओ ए आपको नजर आ रहा है ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। लाइंग इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है इसके बिल्कुल इन फ्रंट, मतलब सामने पड़ा हुआ है ये ऑब्जेक्ट ओ ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो कन्वेक्स लेंस है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी आपको बता दिया गया जो कि 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, अगेन जरा दोबारा देख लें कि इन द फिगर, ये हमारे पास जो फिगर है ओ ए, ये जो ओ ए है ये एक ऑब्जेक्ट है, लाइंग मतलब पड़ा हुआ है इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, इसके सामने, ठीक हो गया। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस है जी 10 सेंटीमीटर का। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसका जो इमेज बन रहा है वो यहां पर बन रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो इमेज है इसका जो लेंस के साथ डिस्टेंस है, देखें फाइंड द डिस्टेंस, ये आपने डिस्टेंस फाइंड करना है इमेज फ्रॉम द लेंस, इस इमेज का इस लेंस से जो डिस्टेंस है ये आपने फाइंड करना है। इसको हमने सपोज कर लेते हैं x। अच्छा, इफ इट्स साइज इज, ये जो इमेज है इसका साइज आपको बता दिया गया इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट का साइज है उसका डबल, ट्वाइस। सपोज कर लेते हैं, लेट्स सपोज इसका अगर 1 है इसका फिर 2 हो जाएगा, अगर इसका 2 है तो इसका 4 हो जाएगा, इस तरह मतलब डबल कर लेंगे, ट्वाइस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें सपोज कर लेते हैं, लिख लेते हैं, वैसे लाजमी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपकी आसानी के लिए कुछ चीज़ें ज़रा राइट कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले जी मैंने लिख लिया कि सॉरी ये देखें, लेट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज, क्योंकि यहाँ पर हमें ये क्लियर नहीं है कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, बस इतना क्लियर है कि इमेज का साइज इससे डबल है, तो फिर आप कुछ भी कह सकते हैं। मैंने 1 कर लिया, सबसे सिंपल नंबर, ठीक है। लेट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1, तो अब इमेज का साइज क्या होगा जी, साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस, ये गिवन है दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट,
सो फिर अगर ये 1 आप करें तो इसको 2 करना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप 2 करें तो इसको 4 कर लें, ठीक है। ये तो हमने साइज की बात कर लीजिए, ऑब्जेक्ट की और इमेज की। अब हम आते हैं साइज के बाद फिर दूसरी चीज डिस्टेंस पे। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, ये हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं 10 है। और फिर इसी तरह लेट डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, ये हमने खुद से लेट कर लिए x, ठीक हो गया जी। अब जैसा कि फिगर सिमिलर है, ठीक है, ये जो दोनों फिगर्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी ट्रायंगल बन रही है, इसी तरह ये भी एक छोटी सी ट्रायंगल बन रही है। एक ट्रायंगल ये वाली है और एक ट्रायंगल ये वाली है, और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, ठीक हो गया जी। अब सिमिलर, अगर फिगर सिमिलर है तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो हम रेशियोज को आपस में जो है ना उनको इक्वल कर सकते हैं। तो यहां पर हम ये करते हैं जी कि ये जो x है इसके क्रॉस, इस साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स ये वाली बनती है, तो यहां पर हम कर लेते हैं x डिवाइड बाय 10, ये हमारी रेशियो बन जाएगी। तो यहां पर हम लिखते हैं जी कि x डिवाइड बाय 10, इसको हम इक्वल करते हैं। अब देखें हमें ये साइड भी पता है, क्योंकि अगर हमने इसको 1 कहा है तो ये 2 हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। सो अब हम क्योंकि इसी साइड इसको हमने ऊपर लिखा है तो इसको भी ऊपर लिखेंगे, तो ये 2 डिवाइड बाय 1 होगा, ठीक है। तो ये 2 डिवाइड बाय 1। अब हमने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस है बेसिकली, ये जो डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई आप कर लें जी 10 डिवाइड बाय 1, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो ये आ जाएगा 20, डिवाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 20 ही आएगा। यूनिट आप देख लें क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर यूज हुआ है, तो आप इसके साथ भी सेंटीमीटर लगा लें। तो अब हमारा ये देख सकते हैं जी हमारा डिस्टेंस क्लियर हो गया। ये जो इमेज का डिस्टेंस है लेंस से, जिसको हमने x कहा था, वो अब हमें क्लियर हो गया कि वो 20 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इन द फिगर, ये आपके सामने एक फिगर बनी हुई है। एन इलेक्ट्रिसिटी टावर, एक इलेक्ट्रिसिटी टावर है आपके सामने, ये वाला, ये लिखा भी हुआ है इसके साथ टावर। इज सीन, इसको देखा गया है थ्रू द टेलीस्कोप, ठीक हो गया जी। फाइंड हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर है इसकी हाइट आपने फाइंड करनी है। इफ हाइट ऑफ इट्स इमेज इज 0.5 मीटर, इसका जो इमेज बन रहा है ये आप देख सकते हैं ये 0.5 मीटर है, और बाकी भी कुछ डाटा गिवन है। ये जो डिस्टेंस है इसका, ये आप देख सकते हैं ये 5 मीटर है, और इसी तरह इस टावर का जो इसके साथ लेंस के साथ डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो ये आपको गिवन है, ये आपने ये हाइट इसकी फाइंड करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखें तो ये सपोज कर लें ये एक छोटी सी ट्रायंगल है, इसी तरह ये भी एक ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं और दोनों फिगर सेम है, मतलब इनकी शेप सेम है। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं जी, देखेंगे मैंने लिख दिया कि सिमिलर फिगर्स हैं, और जब फिगर सिमिलर हैं तो रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो इनकी जो रेशियोज होगी करस्पॉन्डिंग साइड्स की वो भी इक्वल होगी। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि ये जो है इसके करस्पॉन्डिंग ये बनती है, ठीक है। सो हम इनकी रेशियोज बना लेते हैं जी। ये जो है इसके करस्पॉन्डिंग ये बनती है। सो इसको ना टावर को हम, क्योंकि हमने इसको हाइट कहा हुआ है यहाँ पे, हाइट ऑफ टावर, तो यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर लेता हूँ हाइट ऑफ टावर डिवाइड बाय हो जाएगा 0.5, ये आप देख सकते हैं ये इनकी रेशियो बन गई। अब नेक्स्ट जो साइड है, ये जो साइड है इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो ये 100 डिवाइड बाय आप करेंगे 5, ठीक है। यहाँ पर अगेन बता रहा हूँ कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर लेट्स सपोज आप इसको वैल्यू को ऊपर लिख रहे हैं और इसको नीचे लिख रहे हैं, तो फिर इसी तरह इसकी इस साइड को भी ऊपर लिखना है और इसको नीचे लिखना है, ठीक है। अब चूंकि हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है तो 0.5 जो है डिवाइड हो रहा है इसके साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाय 5। सारे को आप सॉल्व करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। यूनिट का हमें कैसे पता चला, ये आप देख सकते हैं तो लिखा हुआ है मीटर, तो आप इसके साथ भी लिख लेंगे मीटर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी है जी 10 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन क्वांटिटीज। ये आपके सामने एक फिगर बनी हुई है, इसमें जो अननोन क्वांटिटीज हैं वो आप देख सकते हैं कि वो ए है जी, ठीक है। ये ए हमने फाइंड करना है बेसिकली इन दी फॉलोइंग फिगर्स। ये हमारे पास जो फिगर है, बाकी और भी इसी तरह इसके पार्ट्स भी हैं, ये ए पार्ट है। ऑल दी मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर, मतलब ये जितनी भी मेजरमेंट्स दी मैंने ये सारी की सारी सेंटीमीटर्स में है। और इसमें आपको एक इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि ये जो यू वी है, ये साइड यू वी, ये इसको कहते हैं पैरेलल, ठीक है। ये यू वी पैरेलल है किसके जी, वाई जेड के, मतलब ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है।
अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अब दो तरीके हैं, और भी हैं, लेकिन जो हम आपकी बुक में भी डिस्कस हुए हैं वो दो हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया, ताकि आपके लिए ज़रा वो मसला ना हो, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस मेथड से सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए वही मेथड यूज़ करूंगा ताकि आप बेहतर आपके लिए रहेगा। अच्छा, इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं दो फिगर्स बना लेता हूँ, ठीक है। आपको भी वैसे दो फिगर्स नज़र आ रही होंगी, मैं यहाँ पर ना दो फिगर्स इसकी बना लेता हूँ। कौन कौन सी? देखें, एक एक्स, यू और वी, ये मैं आपके सामने बनाता हूँ। आप देखें कि ये एक फिगर है जी, ठीक है, और इसका नाम क्या है जी? एक्स यू वी। तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स, और ये हो गया यू, और ये हो गया वी। एक और फिगर हम ये जो बड़ी ट्रायंगल है ये बना लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल मैंने बड़ी वाली बना ली, और इस साइड का नाम एक्स, वाई और ये जी हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये एक्स है, ठीक है जी, ये हमारे पास वाई है और ये हमारे पास जेड है। अब आप देख सकते हैं कि ये दो फिगर्स बन चुकी हैं, और ये दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर है, ठीक है। ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है। अच्छा, अब हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं कि ये जो छोटी सी ट्राइंगल आपने बनाई है, इसमें अगर आप देखें तो इसकी साइड ये वाली ए है, और ये दूसरी इसकी है, ये 6 है। और इसी तरह इस बड़ी ट्राइंगल की अगर आप देखें तो एक्स से लेकर वाई तक, ठीक है, इसमें ये सारा ए भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो a+2 आप कर लेंगे इसको, a+2। इसी तरह आप जब x से z तक देखेंगे तो ये 6 और 4 दोनों ऐड होंगे, तो ये 6 + 4 होके ये आपके पास आ जाएगा 10। अब आप ये कह सकते हैं जब ये दोनों फिगर सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स की रेशियोज हैं वो इक्वल होंगी। तो बाकी मैं आपको एक दूसरा तरीका भी इसका बताऊंगा, ठीक है, वो हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको हम कंप्लीट कर लें। तो मैं यहाँ पर चलें पहले लिख देता हूँ सेकंड मेथड, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं कि अगर ये मैं लिख लेता हूँ कि सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है, अगर फिगर्स सिमिलर हैं तो इनकी रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे कह दिया कि ये दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर हैं। देखें जी, याद रखना है कि वैसे आपकी बुक पेज 195 के ऊपर लिखी हुई है ये चीज़ें की फैक्ट्स के अंदर, लेकिन जब भी ये दो लाइनें, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, इनके साथ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। लेकिन अगर दो दो एंगल इनके आपस में इक्वल हो चुके हैं तो थर्ड वन तो इनका है ही कॉमन, तो ये भी वही है। तो तीनों के तीनों, इसके अंदर जो तीनों एंगल्स हैं और इसके अंदर जो तीनों एंगल्स हैं, यानी कि आपने ये कहा ना कि यू वाला एंगल ये वाला इक्वल होगा वाई वाले के साथ, इसके साथ। इसी तरह फिर वी वाला जो एंगल है वो जेड के साथ इक्वल होगा, तो वी का जेड के साथ, और ये तो है ही दोनों का एक्स ही है। तो जब दोनों तीनों एंगल्स एक ट्राइंगल के आपस में इक्वल हैं, तो जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो फिगर्स आपस में सिमिलर होती हैं, और फिगर सिमिलर हो तो उनकी रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये आपस में इक्वल है। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि एंगल जो है ना वो एक्स इक्वल है एंगल एक्स के, ये तो कॉमन है, ठीक है, और एंगल यू जो है वो इक्वल है एंगल जो है ना वो वाई के। इसी तरह एंगल जो वी है वो इक्वल है एंगल जेड के। तो इसकी बिहाफ पे हमने ये कहा कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं। ये लिख लिया, रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब देखें तो ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग ही है, तो इसकी रेशियो बनेगी a/a+2 इज इक्वल। और इसी तरह ये जो ये साइड है 6, और इसकी अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड देखें तो ये है, ये इसकी रेशियो आ जाएगी 6/10। अब इसको अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बड़ी आसानी से जो अननोन क्वांटिटी है a ये फाइंड हो सकती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें जी, तो 10a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10a इज इक्वल टू, ये दोनों 6 से मल्टीप्लाई होंगे, ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि दो वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 6a + 6 × 2 = 12। और यहाँ पर a वाली वैल्यूज एक तरफ कर लें, ये भी a वाली है, ये भी a है, तो इसको इधर कर लेते हैं। ये छोटी वैल्यू है, इधर आके 10a माइनस हो जाएगा 6a इज इक्वल टू 12। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 12। सो इस तरह आपके पास 12/4, और ये फाइनल आपके पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं जो अननोन क्वांटिटी थी 3 वो फाइंड हो चुकी है, सॉरी 3 नहीं, a जो है वो फाइंड हो चुकी है, उसका आंसर 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर गिवन है कि ऑल दी मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर।
अच्छा, अब हम इसी को सेकंड जो इसका मेथड है उससे देख लेते हैं जी। सेकंड मेथड में आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा आसान सा एक सिंपल सा तरीका है ये। वैसे चूंकि पहले बार बार यूज़ किया है तो मैंने इसलिए आपको ये हल करवाया। अब सेकंड में ये है कि अगर ये जो दो लाइंस हैं ये अगर पैरेलल हैं, ये याद रखना है, ये फिर इसके लिए लाजमी है कि ये अगर पैरेलल हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इफ़ यहाँ पर अगर यू वी जो है वो पैरेलल है किसके जी, वाई जेड के, अगर ये पैरेलल हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इसमें ये जो साइड है इसके साथ रेशो बना सकते हैं, यानी कि ए डिवाइड बाई टू कर सकते हैं, ठीक है। ए डिवाइड बाई टू यानी कि ये जो दो पैरेलल लाइन है इसके साथ इसको लाइन जो कट कर रही हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। अब इन पैरेलल लाइंस को एक ये लाइन कट कर रही है, आप इसमें ए डिवाइड बाय आप 2 कर सकते हैं। इसी तरह ये जो दूसरी है 6 डिवाइड बाय आप 4 कर सकते हैं और इनको आपस में आप इक्वल लिख सकते हैं। और ये बात आपकी बुक में भी मेंशन है। आप बुक का अगर पेज नंबर 195 देखें तो 195 के ऊपर आपको की फैक्ट्स में कुछ चीज़ें इस तरह की मिल जाएंगी। अब इसमें क्या है जी कि इस 2 को अगर आप उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 4 तो ये आ जाएगा जी 12 बाय 4। सो इस तरीके से ये आपके पास 3 सेंटीमीटर आप लिख लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, जो आपको इजी लगे बेहतर लगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ का जो बी पार्ट है इसमें अगर आप देखें तो सेम वही ट्रिक हम यूज़ करेंगे कि ये देखें अब एक छोटी सी ट्राइंगल है और एक ये बड़ी ट्राइंगल है, ये दो अलग अलग हम बना लेते हैं और फिर हम उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपके सामने ही बनाता हूँ, आप देखें। सबसे पहले हम ये छोटी सी जो ट्राइंगल है ये बना लेते हैं। तो ये आप देखें जी, ये मैंने ट्राइंगल बना दी और इस ट्राइंगल का नाम क्या है जी, ए डी और ई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए और ये हो गया डी और ये हो गया ई। इसके साथ साथ जो इसकी साइड्स बन रही हैं ये जो है ना ये 2 है और ये x है और ये जो है ये 1.5 है। ठीक हो गया जी, ये हमने साथ साथ लिख लिए हैं। अब हम ये जो बड़ी ट्राइंगल है फुल ये ट्राइंगल बना लेते हैं। तो आप ये भी देख लें जी, तो ये हमने एक बड़ी ट्राइंगल भी ड्रॉ कर लिया है। इसका नाम क्या है जी, ए बी और सी। ठीक है, तो ए हो गया, ये हो गया जी बी और ये हो गया सी। अब अगर हम इसकी साइड्स मेंशन करें तो साइड देखें ए से बी तक दो हिस्से हैं इसके, 2 भी है 5 भी है। तो आप 5 + 2 कर लेंगे। सो ये 5 + 2 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 7। अगर इस साइड्स पर आए तो ये सिंपल क्लियर है, ये वाइज को कहा गया है। और इस साइड की अगर हम बात करें तो ए से लेकर सी तक इसके दो हिस्से हैं, एक्स भी है और 6 भी है। सो इसको आप 6 + x जो है ना वो कह सकते हैं। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, 90 का एंगल यहाँ पे दोनों में बन रहा है और फिगर जो है ना आप ये कह सकते हैं कि ये फिगर सिमिलर फिगर्स हैं। तो यहाँ पर हम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ जी कि सिमिलर फिगर्स। और एक और चीज़ इसमें वो भी बता दूं कि इसमें ये जो साइड है बी सी ये पैरेलल है डी ई के। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, अब हम लिख लेते हैं कि अच्छा यहाँ पर शायद आप सोच रहे होंगे कि सर ने कैसे इन दोनों फिगर्स को आपस में सिमिलर कह दिया है। तो मैं आपको यहाँ पर चलें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि देखें, जब आपको ये कहा गया है कि बी सी पैरेलल है डी ई के, यानी कि ये साइड बी सी ये पैरेलल है डी ई के, जब भी दो पैरेलल लाइन ऐसे हों और इनके ये जो लाइन इनको जो क्रॉस कर रही हैं ये दोनों लाइंस, ठीक है, इनमें जो एंगल बनते हैं, जैसे बी सी की बात हुई है ना, बी में और सी में जो एंगल बन रहा है बी और सी में, इसी तरह डी ई में जो एंगल बन रहा है, ये 4 एंगल हैं। इसमें आप ये याद रखें कि बी के साथ जो एंगल बनेगा वो डी के साथ इक्वल होगा, ये वाला एंगल इधर इस एंगल के इक्वल होगा, और सी में जो एंगल बनेगा वो ई में इक्वल होगा। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, यानी कि सादा अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसी तरह फिर ये वाला एंगल यानी कि ये इक्वल है इस ई वाले के साथ। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो ज़ाहिर सी बात है थर्ड वन भी जो है ना वो आपस में इक्वल ही होगा। तो अगर किसी ट्राइंगल के अंदर इन दोनों के अंदर आपस में इनके एंगल्स इक्वल हैं तो ये बात आपने पढ़ी है कि जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो फिगर आपस में सिमिलर होती हैं, और फिर उनकी जो अगर फिगर सिमिलर हैं तो उनकी रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। यही सेम चीज़ आपके जो इसका जो पार्ट ए था उसमें भी है। ठीक है, अच्छा, अब हम इस वजह से जो है ना ये कह रहे हैं कि ये फिगर दोनों सिमिलर हैं क्योंकि इनमें जो एंगल्स बन रहे हैं वो आपस में इक्वल है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो बुक है उस बुक में मेंशन है पेज 195 के ऊपर। ठीक है, 195 में आप जाएं, आपको वहाँ पर एक
की फैक्ट्स के अंदर 4 पॉइंट्स नजर आएंगे, वो आप लाजमी एक दफ़ा पढ़ लें, आपको सारा मसला जो है ना वो आपका हल हो जाएगा। अच्छा, अब हम रेशियोज बनाते हैं जी। तो y के करस्पॉन्डिंग ये साइड है तो इसकी रेशियो बन जाएगी y डिवाइड बाय 1.5। इसी तरह इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट कर लेते हैं जी, ये इसके करस्पॉन्डिंग ये है तो ये 6 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स, फिर नेक्स्ट फर्दर इक्वल है, और नेक्स्ट जो है जी वो 7 डिवाइड बाय जो है वो 2 हो जाएगा 2, तो 7 डिवाइड बाय 2 हो गया। अब आप इनको, चूंकि हमने हमारा टारगेट बेसिकली जो वैल्यूज फाइंड करना है वो इसमें एक x है और एक हमारे पास y है, अननोन क्वांटिटीज यही है। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, फॉर y, ठीक है, फॉर y कर लेते हैं पहले, तो इसको हम इक्वल कर लेते हैं y डिवाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू, इसको इसके करते हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमें पता है 7 डिवाइड बाय 2 के। सो इस तरह y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइड बाय 2, 7 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 5.25, और सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में है, सो आप इसके साथ लिख लेंगे सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम दूसरी वैल्यूज हमारी x की है, सो हम लिख लेते हैं फॉर x के लिए ये वैल्यू है, इसको आप इक्वल कर लें इसके। सो 6 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 7 बाय 2, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो ये 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये जो है ना 7x बन जाएगा। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करें, 6 2 12 प्लस ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7x। एक्स वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेंगे, बड़ी वैल्यू है, छोटी को इधर ले आए जी, 7 माइनस 2x इधर आ जाएगा 12, सो 7 माइनस 2 हो जाएगा जी 5x, और हम x की वैल्यू चाहिए तो 5 जो है वो 12 के साथ डिवाइड कर लें। सो इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2.4, 7 यूनिट लिख लें सेंटीमीटर, तो ये x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। नहीं तो आप इसको यूं भी लिख लें, x इज इक्वल टू 2.4, ठीक है जी, 2.4 सेंटीमीटर। सो ये आपके x की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। अब नेक्स्ट इसका जो सी पार्ट है, ये फिगर आपको दी हुई है, इसमें जो अननोन क्वांटिटी है वो a है, ये हमने फाइंड करना है, और इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ए बी जो साइड है, ये ए बी इसको कहते हैं पैरेलल, ए बी पैरेलल है डी ई के। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा इसी की वजह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखें, जब ये पैरेलल है तो ये बात याद रखने, मैंने आपको बल्कि इससे पहले एक और चीज़ बता दूं कि मैंने इसके 2 हिस्से बना लिए ट्राइंगल्स के। एक ये जो बड़ी ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ए बी सी, और एक ये छोटी वाली जो है ये भी मैंने अलग से बना ली है। 2 ट्राइंगल मैंने अलग कर लिए हैं, इनको ज़रा नाम पहले दे देते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं। ये जो छोटी ट्राइंगल है इसका नाम है डी या सी डी ई, इसको आप कहते हैं सी, ये हो जाएगा डी और ये ई। इसमें अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो इसमें ये 20 है और ये ए है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20 और ये हो जाएगा ए। फिर बड़ी जो है वो ए बी और सी है, तो इसको अलग लिख लेते हैं ए बी और ये हमारे पास आ जाएगा सी। और साइड्स में अगर हम इसके वैल्यूज़ लिखें तो ए से सी, तो ये 12 और ए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 12 प्लस ए। इसी तरह फिर बी सी की अगर हम बात करें तो 15 प्लस 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 15 प्लस 20, ये आ जाएगा 35। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं। अब किस बिहाफ पे मैं कह देता हूँ कि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, चलो मैं लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए जी, मैंने ये कहा कि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, इसकी रीज़न ये है कि जब ये कहा गया कि ए बी पैरेलल है डी ई के, ठीक है, तो इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि ए में जो एंगल बन रहा है और जो डी में एंगल बन रहा है ये आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ये 2 लाइन जो पैरेलल होती हैं, इन लाइंस को अब जो लाइंस आके ऐसे इनके साथ क्रॉस कर रही हैं, इनको इस लाइन में ये जो लाइन क्रॉस कर रही है इस दोनों को, इसके साथ ये वाला एंगल और इसके साथ जो एंगल बनाएगी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ए इक्वल है डी के। और इसमें अगर आप देखें तो ए इक्वल है डी के। फिर इसी तरह ये लाइंस भी इनको कट कर रही है, तो ये लाइंस यहाँ पर कर रही है और यहाँ पर कट कर रही है, तो ये बी में जो एंगल बन रहा है और जो ई में एंगल बन रहा है ये भी इक्वल है, यानी कि बी वाला एंगल इक्वल है ई के। और इसके बाद जो सी में एंगल बन रहा है ये इस छोटी ट्राइंगल में भी है और बड़ी में भी है, ठीक है, ये तो कॉमन है, मतलब सेम एंगल है। तो आप ये देखें कि इनके एंगल्स आपस में इक्वल है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ चलें कि एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल डी के, इसी तरह एंगल जो है वो बी इक्वल है एंगल ई के,
और फिर इसी तरह जो एंगल सी है वो तो है ही कॉमन, सेम है, ठीक है। ये मैंने कैसे कह दिया, क्योंकि ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए बी पैरेलल है डी ई के, तो ये भी चला मैं लिख देता हूँ कि ए बी पैरेलल है डी ई के। ये आपकी बुक पेज 195 के ऊपर ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। इस बिहाफ पे मैंने कहा कि ये दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर हैं। अगर फिगर सिमिलर हैं तो इनकी रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो वैल्यू है बेसिकली ए हमने फाइंड करना है, वो एज अ करस्पॉन्डिंग साइड है, साइड में है, तो इसलिए मैं फिर ये इसको भी यूज करूंगा। अब हम रेशियोज बनाते हैं जी। इस साइड के करस्पॉन्डिंग ये है तो इनकी रेशियो आ जाएगी 12 प्लस ए डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू, फिर 35 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा, 35 डिवाइड बाय 20। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 20 जो है ना वो 12 प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और 35 के साथ ए मल्टीप्लाई हो गया। 20 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 240 प्लस 20 ए इज इक्वल टू 35 ए वाली वैल्यूज एक तरफ कर लें तो 35 ए, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 20 ए और इधर आ जाएगा 240, इसमें से माइनस कर दें तो 15 ए और ये 240, हमें ए की वैल्यू चाहिए तो 15 इधर आके डिवाइड होगा। सो इस तरह ए की वैल्यू हमारे पास, इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा जी 16, 7 यूनिट लिख लें सेंटीमीटर, ये हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर, आप सेंटीमीटर लिखें। सो इस तरह भी आप कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट डी है और ये आपके सामने एक फिगर बनी हुई है और इससे मैं क्या करता हूँ, इसके दो अलग अलग फिगर्स बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये कैसे बना रहा हूँ ये भी आपको बता देता हूँ। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले हम फिगर्स बना लेते हैं फिर हम इसको जरा डिस्कस करते हैं। देखें जी, ये एक छोटी सी ट्राइंगल है बी डी ई, ये बी और ये आ गया जी हमारे पास डी और ये आ गया ई। इसमें वैल्यू जरा देखें तो एक्स वाई और 9, ये भी लिख लेते हैं, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया 9। अब हम बड़ी ट्राइंगल बना लेते हैं जो कि है ए बी और सी। ये हो गया जी ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। पहले अगर हम ए से बी की साइड्स की देखें तो इसमें 3 भी है वाई भी है, 3 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, 3 प्लस वाई। और फिर अगर हम बी सी की बात करें, बी सी में 9 प्लस 6, ठीक है, 9 प्लस 6 तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। फिर नेक्स्ट ए सी है तो ये सिंपल क्लियर है जी, ये हमारे पास है 12। अब देखें दोनों मैंने ट्राइंगल्स बना रही हैं। अब मैं यहाँ पर जो बात कह रहा हूँ मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि किस बिहाफ पे मैंने ये कह दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब आते हैं इस पॉइंट पे। लेकिन जी जब ये गिवन है कि ए सी के पैरेलल है डी ई के, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो ये बात याद रखनी है, जब ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो इनको ये जो लाइन कट करके जा रही है, ये लाइन इन दोनों के साथ जो एंगल बना रही है, ये ई वाला एंगल और सी वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल सी इक्वल होता है एंगल ई के। लेकिन कब, जब ये दो लाइनें पैरेलल हैं। तो ये भी मैं लिख देता हूं, इफ अगर ए सी पैरेलल है डी ई के तो तब सी वाला एंगल, यानी कि सी वाला एंगल इक्वल होगा ई के और ए वाला एंगल इक्वल होगा डी के। अब आप देख सकते हैं ये इसी तरह इन दोनों पैरेलल के साथ ये लाइन भी एक जा रही है, तो ये लाइन एक एंगल बना रही है इधर इसके साथ और दूसरी के साथ, ये ए इक्वल है डी के। सो ए इक्वल है डी के, एंगल जो है वो ए इक्वल है एंगल डी के। देखा जाए तो सी इक्वल है ई के, ए इक्वल है डी के और ये बी है, ये भी बी है, ये तो कॉमन है, मतलब सेम एंगल है। सो इस बिहार पे जब भी दो ट्रायंगल्स के अंदर तीनों के तीनों एंगल आपस में सेम हो तो वो फिगर्स आपस में होती हैं सिमिलर। अब बात समझ आ गया जी। सो अगर फिगर सिमिलर हैं तो अब हम इनकी रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल, दो बातें आपने याद रखनी, ये मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज के बिल्कुल स्टार्ट में ये चीजें बताई हुई हैं, यहां पर लिख लेते हैं। ठीक हो गया जी, फिगर सिमिलर हैं तो इनकी रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट जो हमने वैल्यूज फाइंड करनी है वो अननोन क्वांटिटीज, एक एक्स है और इसके अलावा ये वाई है, तो ये साइड्स में है, तो इसलिए हमने साइड वाला जो है ना वो पॉइंट यूज किया है। तो अब हम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बनाए तो 12 के करस्पॉन्डिंग एक्स है तो इसकी रेशियो बन जाएगी 12/x इज इक्वल टू, फिर अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये 15 और उसकी करस्पॉन्डिंग ये है तो ये 15 डिवाइड बाय हो जाएगा 9 इज इक्वल टू,
नेक्स्ट ये थर्ड साइड इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो ये 3 + y डिवाइड बाय y। तो ये हमने इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज को आपस में इक्वल कर लिया। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो फॉर x के लिए आप क्या करेंगे, जिसमें x है 12 डिवाइड बाय x, इसको आप इक्वल कर लें इसके 15 डिवाइड बाय 9। आपको x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आपको पहले वैल्यू नीचे है जिसकी वैल्यू हमारा टारगेट है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इस वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करें। तो 12 मल्टीप्लाई होगा जी 9 के साथ, और ये जो x है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 15 जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो इस तरह आप अगर आप 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये 108 डिवाइड बाय 15 कर लें, ठीक है। तो इनको अगर आप डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 7.2, 7 यूनिट लिख लें सेंटीमीटर। इसको फर्दर आप यूँ भी लिख सकते हैं x = 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये x की वैल्यू फाइंड होगी। अब हम इसी तरह y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर y। तो y जो है इसमें है, तो ये आप लिख लें जी, इसको आप इसके इक्वल कर लें। तो यहाँ पर हम 15 डिवाइड बाय 9 इक्वल कर लेते हैं 3 + y डिवाइड बाय y। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 9 इसके साथ, तो ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि आगे दो वैल्यूज़ हैं। अब ये 9 × 3 = 27 + 9y और ये 15y, दोनों y वाले एक तरफ कर लें, ये इसको इधर शिफ्ट करें, 15y - 9y हो जाएगा और इधर 27। 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6y, 27y इधर ही रहेगा, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 4.5 और यूनिट लिख लें सेंटीमीटर। तो ये आपके पास जो दोनों अननोन क्वांटिटीज थी x और y, ये फाइंड हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इन दी फॉलोइंग फिगर्स, ये आपके सामने जो एक फिगर बनी हुई है, फाइंड दी मेजर ऑफ एंगल C। ये आपने ये जो एंगल C है ये फाइंड करना है जी, ठीक है। एंड एंगल AED से ये बात याद रखनी है, जब आपको इस तरह दिया हुआ है 3 वैल्यूज लिखी, A लिखा हुआ है, E भी लिखा हुआ है, D भी लिखा हुआ है, तो जो वैल्यू सेंटर में है E, ये बेसिकली एंगल होता है आपका फाइंड करने वाला। तो इसमें अब जो बात हो रही है एंगल की, वो E की बात हो रही है। बेसिकली ये ट्राइंगल है AED, और इसमें ये जो है ये आपने एंगल फाइंड करना है। ये याद रखना है कि सेंटर वाला जो है ना वो आपका एंगल होता है। तो इधर से आपने E फाइंड करना है, ये दो आपके एंगल फाइंड करना है, एक टारगेट ये हो गया। इसके अलावा वो आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन है कि ED, ये जो ED है पैरेलल है CB के, ये आपने बताना है कि क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं या नहीं। इस पे हम बाद में आते हैं, पहला जो हमारा टारगेट है एंगल्स फाइंड करना है, पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए जी, मैं इससे जो क्या करता हूँ कि इन दो ट्रायंगल्स अलग अलग बना लेता हूँ, ठीक है। आपके सामने एक छोटी वाली ट्रायंगल है और एक बड़ी ट्रायंगल बनाता हूँ। तो ये देखें जी, ये हमने एक बना लिया छोटी ट्रायंगल, इसका नाम है AED। इसको लिख लेते हैं A, और ये E और ये D। यहाँ पर 90 का एंगल है, ये आप देख सकते हैं, ये गिवन है, और यहाँ पर जो है ना ये 40 का एंगल है। इसी तरह बड़ी ट्रायंगल भी बना लेते हैं यहाँ पे। तो जो बड़ी ट्रायंगल है जी, इसमें इसका नाम जो है वो ABC है। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। यहाँ पे 90 का एंगल है, और इसके अलावा यहाँ पे जो A के साथ एंगल है वो आपका 40 का है। वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, छोटी में भी और इसमें बड़ी में भी। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, ये दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। इसके रीज़न भी आपको मैं बताता हूँ। देखें, ये 90 का है, इधर भी 90 का है, इधर 40 का है, इधर भी 40 का है। ज़ाहिर सी बात है, अब टोटल एक ट्राइंगल के अंदर होता है 180, ठीक है, 180 का एंगल होता है। तो आप 90 में 40 ऐड करें तो अब ये बन जाता है जी 130। 130 में कितने ऐड करेंगे तो आपका ये एंगल बनेगा 50। सेम केस इधर भी है। तो ये बेसिकली हमें पता भी चल गया कि ये एंगल कितने के बन रहे हैं, दोनों 50-50 के हैं, लेकिन एक प्रॉपर फार्मूला के जरिए हम फाइंड करेंगे। सो इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हैं। चलें, बहरहाल अब हम अपने टारगेट पे आते हैं, एंगल फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि एज वी नो, ठीक है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर एंगल A, ठीक है, प्लस एंगल E और प्लस एंगल D, तीनों एंगल जो है ना वो इक्वल होंगे 180 के। अब इसमें A हमें पता है जो कि 40 डिग्री है, E हमें नहीं पता, और D हमें पता है जो कि 90 का है। ठीक हो गया जी, ये हो गया 180 के इक्वल।
और इन दोनों को आप उधर जाके माइनस कर दें क्योंकि इधर प्लस हो रहे हैं, तो इधर रहेगा एंगल ई इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ठीक है, और माइनस 40। आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। सो इस तरीके से आपका पास जो एंगल है वो फाइंड हो चुका है। एंगल ई आपका क्लियर हो गया। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, एंगल जो भी ट्राइंगल थी उसका नाम था जी ऐसे, ठीक है, ए ई डी। इसको आप ए ई डी भी लिख सकते हैं, ए ई डी जो है वो इक्वल है 50 डिग्री के, ऐसे भी ठीक है। अब आते हैं जी, दूसरा टारगेट हमारा सी का एंगल है। इधर भी आप सेम केस करेंगे, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल है 180 के। मतलब इस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स 180 के इक्वल होंगे। अब ए हमें पता है जी 40 डिग्री, बी हमें पता है 90 डिग्री, प्लस सी हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है। ये दोनों उधर शिफ्ट होंगे तो एंगल सी जो है वो इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 40, तो ये भी आ जाएगा 50 डिग्री। सो ये आपके पास एंगल सी भी फाइंड हो गया। दोनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। अब हम आते हैं जी दूसरे टारगेट पे। दूसरा टारगेट हमारा ये है कि हमने चेक करना है कि ई डी क्या पैरेलल है सी बी के नहीं। मैं आपको दो रीजन बताऊंगा इसके पैरेलल होने की, तो मैं इसका आंसर कह रहा हूं जी यस, ठीक है, यस पैरेलल हैं, यस। तो अब इसकी रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों जो है ना वो मैं कह रहा हूं कि यस पैरेलल हैं। रीजन ये है कि एज ई डी एंड सी बी आर परपेंडिकुलर टू ए बी। आप डायग्राम में देखें, ये जो है ई डी और सी बी, ये दोनों 90 का एंगल बना रहे हैं ए बी के ऊपर। ये जो ए बी पूरी लाइन है ना, इसके ऊपर 90 का एंगल बना रहा है। इसका मतलब है ये भी परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहा है, और सी बी भी 90 का एंगल बना रहा है, मतलब ये भी परपेंडिकुलर है। जब दोनों परपेंडिकुलर है मतलब सीधी लाइन है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। फिर एक रीजन तो ये है, मैं आपको लिख के भी बता रहा हूं ऐसे कि एज ई डी एंड सी बी आर परपेंडिकुलर टू ए बी, दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब दोनों एक ही बिल्कुल सीधी हैं। वी शोज दैट ई बी एंड सी बी आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और इसको मैथमेटिकली हम यूं लिख सकते हैं। एक रीजन तो ये होगी। एक और रीजन आपको दे रहा हूं, सेकेंडली जो प्रूव भी हो चुका है कि हमारा एंगल बी इक्वल है डी के। ये आप देख लें, एंगल जो है ना वो बी, क्योंकि ये भी 90 का है, डी भी 90 का है। और इसी तरह सी भी इक्वल है ई के, कि ये आप देख सकते हैं हमने वैल्यूज भी निकाली हैं, 50-50 हैं। तो यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसी तरह ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो जब मैंने आपको ये बताया था कि दो लाइन अगर पैरेलल हों तो इनके ये एंगल इक्वल होते हैं, और अगर एंगल इक्वल हो तो फिर लाइन भी पैरेलल होती है, ऑपोजिट कर लें उसका। तो अब हमारा ये हो गया, मैंने ये कहा कि ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं, एंगल इक्वल हैं तो ये लाइन पैरेलल होंगी। जैसा कि आप कहते हैं कि अगर ये पैरेलल हो तो एंगल इक्वल होते हैं, अब आप एंगल इक्वल हैं तो लाइन कह सकते हैं कि पैरेलल है। सो ये दो इसकी रीजन है कि पैरेलल होने की, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फिगर, ये आपके सामने एक फिगर बनी हुई है, ट्राइंगल एक्स वाई जी। ये जो ट्राइंगल है जी एक्स वाई और जी, वैसे आपको दो ट्राइंगल नजर आ रही हैं, ये जो बड़ी ट्राइंगल है एक्स वाई और जी, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा ये बता दूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसके तीनों के तीनों एंगल 60 के होते हैं। मतलब यहाँ पर भी 60 का एंगल है, यहाँ पर भी 60 का एंगल है, और यहाँ पर भी 60 का एंगल है। ये हमने कैसे कह दिया, क्योंकि ये गिवन है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंड और आपको ये भी बताया गया है कि एल एम पैरेलल है वाई जेड के, मतलब ये जो साइड है ये पैरेलल है इसके। अच्छा बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया है। देखें, जब आपको ये पता होता है कि ये दो लाइनें पैरेलल हैं, मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इधर जो एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक हो गया। अच्छा, फाइंड मेजर्स ऑफ ए एंड बी, ये ए और बी हमने दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज एक्स एल एम, ये जो ट्राइंगल है छोटी वाली, ये किस तरह की है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड एंगल। चलें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। क्वेश्चन 2-3 पार्ट्स बन रहे हैं। सबसे पहले उसने ये कहा कि ये जो एक्स वाई जी है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एज ट्राइंगल, ये आपको नजर आ रहा होगा, एज ट्राइंगल एक्स वाई जी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है सो इसमें जो एंगल x है और एंगल जो y है और जो एंगल z है ये तीनों इक्वल हैं
और आपस में इक्वल भी हैं, और क्योंकि तीनों के तीनों 60 डिग्री के होते हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ऑल एंगल्स इन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60, यानी कि तीनों के तीनों एंगल ये क्या हो गए, 60 के हो गए। एक बात तो हमारी यहाँ तक हमने पढ़ा और ये हमने लिख लिया। अब दूसरी बात वो कहता है एल एम पैरेलल है वाई जेड के, एल एम ये साइड पैरेलल है इसके, सिंस ये भी हम लिख लेते हैं चूंकि एल एम जो साइड है ये पैरेलल है वाई जेड के। अब पैरेलल से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, देखिए इक्विलेटरल से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये एंगल सारे 60 के हैं। अब इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इनके साथ ये जो लाइंस आ रही हैं, ये लाइंस इन दोनों के साथ जो एंगल बनाएंगी, जैसे ये लाइन इसके साथ जो एंगल बना रही है, इसी तरह यही लाइन इसके साथ जो एंगल बना रही है, ये एंगल भी 60 के होंगे। सॉरी 60 के नहीं, अगर ये पैरेलल हैं तो ये आपस में इक्वल होंगे। अब ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि ये 60 का है, ये भी 60 का है और ये वाला भी 60 का है, क्योंकि एंगल जो है ना वो ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इससे हमें ये पता चल रहा है कि एंगल जो एल है वो इक्वल है वाई के, यानी कि एल जो है वो इक्वल है वाई के, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसमें एंगल एल इक्वल होगा एंगल वाई के, और इसी तरह एंगल जो है वो एम इक्वल होगा जेड के, एंगल एम इक्वल होगा एंगल जेड के। ये जो हमने लिखा ये इस पैरेलल से इंफॉर्मेशन होती है। मैं अगेन ज़रा बता रहा हूँ कि जब भी कोई दो लाइनें ऐसे पैरेलल हैं, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन को जैसे जो लाइन कट कर रही है, इधर जो एंगल बनेगा ये जो एंगल बनेगा ये इक्वल होंगे। इसी तरह अगर कोई और भी लाइन इसको कर रही है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। इस बिहाफ पे मैंने ये लिखा। अब एंगल जो एल है इसको नाम दिया गया जी ए का, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंगल एल जो है वो ए के इक्वल है, और एंगल जो वाई है ये इक्वल है 60 के। सो इस तरह जी, अब सिंपल बता देता हूँ कि एंगल जो एल है उसको ए का नाम दिया हुआ है, तो हमने इसको ए लिख लिया है, और इस तरह जो वाई है वो इक्वल है 60 के। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि एम जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसको बी का नाम दिया गया है, सो यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं, और एंगल जो जेड है ये हमारे पास इक्वल है 60 के। सो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ए और बी की वैल्यू थी वो फाइंड हो चुकी है। देखिए एक इन्फॉर्मेशन ये गिवन थी, इससे हमने ये लिख ली, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये गिवन थी, इससे हमने ये लिखा, और इसी की मदद से आगे हमने ए और बी की वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली हैं। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है जी, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज एक्स एल एम। ये एक्स एल एम ये जो छोटी ट्राइंगल है ये किस टाइप की ट्राइंगल है, विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड एंगल्स। आपने दोनों हिसाब से बताना है कि ये ट्राइंगल साइड्स के लिहाज से कौन सी है और एंगल्स के लिहाज से कौन सी है। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, इसकी रीज़न भी आपको बताता हूँ साथ, कि जो ट्राइंगल है जी हमारी एक्स, आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, मैं अलग लिख रहा हूँ कि ट्राइंगल एक्स एल एम इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, ये इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। अच्छा मैंने किस तरह कह दिया, देखें जब एक ट्राइंगल के अंदर सारे के सारे एंगल 60 के हैं इसका मतलब है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल जो है ना वो इक्वल होती है। सो इस तरह हमने ये कह दिया कि ये जो साइड्स की तीनों इक्वल होंगी, तो इस तरह हमने कह दिया अगर एंगल सारे आपस में इक्वल हैं तो साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। सो इस तरह हमने कह दिया कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब अगर हम एंगल के हिसाब से बात करें तो हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल एक्स एल एम इज एक्यूट एंगल। अच्छा ये याद रखना है कि जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल 90 से कम हो तो उस ट्राइंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें 90 से कम हो। तो ये अब हमने ये जो इस ट्राइंगल को नाम दिया एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये हमने कहा है विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, क्योंकि एंगल सारे 90 से कम है, 60 हैं, तो इस हिसाब से हमने इसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल कह दिया है। आप इस तरह अलग अलग भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली कह सकते हैं कि एक्स एल एम इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड दी हाइट ऑफ शार्टर ट्री। ये दो ट्री आपको नजर आ रही हैं, शार्टर ये जो छोटे वाले ट्री है इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। सपोज इसको हम जो है वो
एक्स का नाम दे देते हैं जी, ठीक है। अच्छा, इफ लॉन्गर वन इज 12 मीटर, ये जो लॉन्गर ट्री है ये आपको बता दी गई है कि ये 12 जो है ना वो मीटर है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ठीक हो गया। वेयर ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है जी, ठीक है, जो इन दोनों ट्रीज को देख रहा है, इज एट द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, ये ऑब्जर्वर 25 मीटर के डिस्टेंस पर है फ्रॉम द शार्टर ट्री, यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये आपको बता दिया गया जी, ये 25 मीटर है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रीज इज, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है जी 5 मीटर का, ठीक है। यहां पर हम ऊपर लिख लेते हैं ताकि ये मिक्स ना हो, ये 5 मीटर है। ये कुछ आपको सिचुएशन दी गई है और आपने ये जो ट्री है ये वाली स्मॉल, इसका आपने हाइट फाइंड करनी है। देखें यहाँ पर दो ट्राइंगल टाइप बन रही हैं, हम दोनों बना लेते हैं अलग अलग, इस तरह क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा कि मैं आपके सामने ही बना लेता हूँ जी। सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक लार्जर ट्री है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्वर है, ठीक है, और इसी तरह ये एक छोटी ट्री है और सेम वही ऑब्जर्वर है जी यहाँ पे। अच्छा, इसमें अब कुछ वैल्यू जो दी हुई हैं कि जो ना शार्टर ट्री से, ये शार्टर ट्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो 25 मीटर का है, और इसके अलावा ये जो इसकी हाइट है ये आपने फाइंड करनी है, और ये जो पूरी ट्राइंगल है ये सारी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना बनता है 25 + 5, ठीक है, ये आप यूँ कह सकते हैं 5 + 25 ये हो जाएगा 30 का, ठीक हो गया। और इसकी जो हाइट आपको दी हुई है वो दी हुई है 12 मीटर, भी लिख लेते हैं साथ ही ताकि ये ज़रा क्लियर हो जाए, ठीक हो गया जी। ये कुछ वैल्यूज़ आपको गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग ये इस ट्रायंगल को हमने ना इसको दो हिस्सों में ये बना लिया है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो क्योंकि सेम दोनों सिमिलर फिगर्स हैं, सो हम यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं रेशो ऑफ साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये बनती है, सो x डिवाइड बाय हम 12 कर लेते हैं, ठीक है। आप 12 डिवाइड बाय x भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, x डिवाइड बाय 12, फिर आप 25 डिवाइड बाय 30 करेंगे, ठीक है। तो ये 25 डिवाइड बाय 30, हमें x की वैल्यू चाहिए, सो 25, ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय 30, 12 को आप इससे मल्टीप्लाई करें 25 से तो ये आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 30, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 10, और यूनिट साथ जो कि क्वेश्चन में यूज़ हुआ है मीटर, तो ये 10 मीटर आ गया। यहाँ पर आप वर्ड में भी लिख दें कि हाइट ऑफ शार्टर ट्री, ठीक है जी, हाइट ऑफ शार्टर ट्री इज़ 10 मीटर, ठीक हो गया जी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। बाकी जी एंड पे यही कहूँगा, पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगी तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप बेशक सब्सक्राइब ना करें। बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।